फिजिकल केमिस्ट्री के लिए थ्योरी की जरूरत नहीं है बेटा, ज्यादा कुछ एज सच कुछ थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी के लिए सिर्फ मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। आप कैमरा ठीक है? हाँ, सब लोगों की चैट दिखाई दे रही है बेटा, मैं एकदम फिट हूं, सब लोगों की चैट दिखाई दे रही है। आप कैमरा ठीक है? हाँ आप सही। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे? आयनिक आयनिक शुरू हो गया था ना। आयनिक में हम लोगों ने शायद वीक एसिड्स की पीएच निकाल ली थी, और फिर दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर भी ले लिया था। अब शायद एक डाइप्रोटिक एसिड्स की बात कर रहे थे। तो ठीक है, तो अब डाइप्रोटिक एसिड की बात करते हैं। तो कल हम लोग ने डाइप्रोटिक एसिड की बात की थी, और डाइप्रोटिक एसिड में यही डिसाइड हुआ था कि अगर कोई भी एक डाइप्रोटिक एसिड ले लिया जाए, सपोज H2A, तो ये एक ऐसा डाइप्रोटिक एसिड होगा जिसमें ये एक वीक एसिड है, वीक डाइप्रोटिक एसिड है, तो इसका जो डिसोसिएशन होगा वो पहले एक H निकालेगा और फिर वो दूसरा H निकालेगा। लेकिन क्योंकि वीक एसिड है तो पहला H भी रोते रोते निकालेगा और दूसरा H भी रोते रोते निकालेगा, लेकिन दूसरा और ज्यादा रोकर निकालेगा। ये कल हमारी बात हुई थी कि जो सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, H3PO4। H3PO4 एक वीक एसिड है, जब अपना पहला H निकालता है तो वो H2PO4 निगेटिव और H प्लस में ब्रेक कर जाता है। जब H2PO4 निगेटिव अपना दूसरा H निकालता है तो वो HPO4 2 निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक और H प्लस रिलीज कर देता है। और अगर HPO4 2 निगेटिव फिर से एक H प्लस निकालता है तो वो PO4 3 निगेटिव में और H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट है K1, ये इसका दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट है K2, एंड दिस इज थर्ड डिसोसिएशन K3। और बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आप एक H निकालते जाएंगे वैसे वैसे आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आता जाएगा फर्दर H प्लस का निकलना ये उतना ही मुश्किल होता चला जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने पहला H निकाला तो चलिए ठीक है, वीक एसिड है, लेकिन ठीक है, पहला H इसने रिलीज कर दिया। दूसरा H जब ये निकालेगा तो और परेशानी से निकालेगा, क्योंकि अब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है तो H का प्लस के फॉर्म में निकल पाना ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब तो ये माइनस चार्ज है, प्लस को जाने ही नहीं देगा। तो ऐसे में सेकंड डिसोसिएशन इसका कमजोर पड़ जाएगा, और कहीं तीसरा H निकालने की बारी आएगी तो बैंड बजा देगा। वो कहेगा भाई साहब मेरे ऊपर दो नेगेटिव चार्ज आ चुके हैं, अब दो नेगेटिव चार्जेस की वजह से H का रिलीज हो पाना मेरे अंदर से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी जो सेकंड थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो और भी ज्यादा बर्बाद माना जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट्स होते हैं वो इस तरह से डिफाइन किए जाते हैं। यानी K1 की वैल्यू सबसे बड़ी और K3 की वैल्यू, या जो सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट्स हैं वो लगातार कम होते चले जाते हैं कि फर्दर H का निकल पाना वो मुश्किल होता जाए। और डिसोसिएशन कांस्टेंट्स का मतलब कोमल Kc से ही कर रहे हैं, ये Kc है। बस फर्क इतना है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम एक एसिड के डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम है, तो उसी Kc का नाम Ka रख दिया गया है, बस इतना फर्क। So the dissociation constant, that is Kc, जिसको Ka बोला जा रहा है, so this is my first dissociation, so the equilibrium constant of this first dissociation will be Ka1. The equilibrium constant for the second dissociation will be Ka2, and the equilibrium constant for the third dissociation is Ka3, and the successive dissociation constants वो लगातार आपके कम होते चले जाएंगे। यानी पहला H तो ठीक है, जो भी तैसे तैसे निकल गया, दूसरा मुश्किल से तीसरा बैंड बच जाएगी। यानी सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट्स वो लगातार कम होते चले जाते हैं। और ये एक साइमल्टेनियस का केस है, बिल्कुल सही कह रहे हो, दिस इज अ केस ऑफ साइमल्टेनियस। वही हमने कल भी डिस्कस किया। अब हम फिर से इस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई वीक एसिड है, सपोज H2A, एक ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं, H2A एक वीक एसिड। अब ये पानी के अंदर डिसोसिएट करने की सोच रहा है, लेकिन ये तो पता है कि सर ये तो वीक एसिड है, तो जो इसका पहला डिसोसिएशन होगा वो भी कमजोर ही माना जाएगा। मान लीजिए उसने Ha- बनाया और एक H प्लस रिलीज कर दिया, तो ऑब्वियस है सर ये इसका फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा K1। फिर उसने कहा भाई ऐसा है, अब क्या करें, तो उसने कहा दूसरा डिसोसिएशन भी कर लेते हैं। तो Ha- ने अपने अंदर से दूसरा H प्लस भी निकाला, अब ये A2- में कन्वर्ट हो गया और इसने एक H प्लस और निकाल दिया। ये इसका सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, जिसको आप K2 कह सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सर K2 की जो वैल्यू होगी वो K1 से पक्का कम होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं। K2 K1 से पक्का कम माना जाएगा, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक H निकलने के बाद मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
मुशर्रफ के अभी आयनिक शुरू हुआ है और आपके ये सवाल स्टार्ट हो गए कि आयनिक कब खत्म होगा। तुम जब कहो ये तब खत्म हो जाएगा। आप जैसे चाहें हम वैसे कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको जल्दी खत्म करना है तो इसको जल्दी भी खत्म किया जा सकता, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये बहुत जल्दी, अगर एनसीईआरटी लेवल पर ही हमें काम करना हो तो ये बहुत जल्दी खत्म किया जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम मिला के दे देते हैं और वो वहीं पर निपटा निपटू के खेल खत्म कर देते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ाते हैं, एक हल्का सा वीक एसिड पढ़ाते हैं और बड़ी आसानी से खेल खत्म हो जाता है। हाइड्रोलिसिस में अपना एक आधे केसेस बनाए, बफर सॉल्यूशन के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे दी 4 लाइनों की और सॉल्युबिलिटी के बारे में 2 केस बना के चैप्टर खत्म। हमें इसी स्पीड में अगर खत्म करना है तो ये बहुत जल्दी, आसानी से सिलेबस बहुत जल्दी खींच के खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा समझना चाहते हैं, भले ही आप हल्के लेवल की तैयारी रखना चाहते हैं, भले ही आप मेंस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन अगर तैयारी अच्छे लेवल पर ना हुई तो मेंस लेवल भी टफ ही लगता है, क्योंकि पढ़ के ही जब हल्का जाओगे तो पेपर हल्का वाला भी मुश्किल ही लगेगा। अगर अच्छी चीज पढ़ के जाओगे, ज्यादा चीजें पढ़ के जाओगे तो हल्की चीजें आसान लगेंगी। ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। अब ये जो चैप्टर चल रहा है, अगर मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, मुझे ये चैप्टर जल्दी खत्म करना है, तो मैं तो कई चीजें यार सही से बता ही नहीं पाऊंगा, मैं ज्यादा समझा ही नहीं पाऊंगा। मैं जितने शिद्दत से समझाना चाहता हूं, जितना जोर लगाना चाहता हूं, मैं उतना जोर ही नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात चलेगी कि भाई ऐसा है, आप बेकार में इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आपने ये इक्विलिब्रियम्स क्यों लिखे? क्या जरूरत है इनको लिखने की? आपने एक बार बता दिया कि सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट्स कम होते चले जाते हैं, तो बात खत्म हो गई। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि हर बच्चे को यह बात समझ में आए कि जब कोई वीक एसिड टूटता है जो एक से ज्यादा H+ दे सकता है, जिसको आप पॉलीप्रोटिक एसिड बोलते हैं, जो ज्यादा प्रोटॉन्स दे सकता है, तो ऐसे में आपको यह बताना जरूरी लग रहा है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि जैसे जैसे H निकलते जाएंगे वैसे वैसे आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा H का फर्दर रिलीज हो पाना यह मुश्किल होता चला जाएगा। ठीक है ना? तो बहरहाल अब जो भी है यार, अब सिलेबस हमें भी खत्म करना ही है यार, है ना? हमारे ऊपर भी एक बहुत बड़ा सरदर्द है, एक लायबिलिटी है, जिस लायबिलिटी को पूरा करना ही पड़ेगा। तो जैसे तैसे हम तो ये काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन यही है कि यार कुछ अच्छी तरह से कर लें, जितना करें उतना ही अच्छी तरह से कर लें तो भी शायद फायदा हो जाएगा। और अगर खत्म ही खत्म के चक्कर में रहेंगे तो मुझे तो लगता है एग्जाम के टाइम पर खत्म ही हो जाएगा, जो होना होगा वो देखा जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हमारा भी साथ दो और थोड़ा सा हमें भी मोटिवेटेड रखा करो कि भाई ऐसा है कि परेशान ना होइए, हम सब साथ में चल रहे हैं और आपका जिस चीज में जितना दिल करे आप उतना कराइए, और जब आपको लगता है कि ये चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और ये काम मैं करता चला जा रहा हूं। हर चैप्टर में मैंने कुछ चीजों को खुद से इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने वहां पर वो टाइम चुराया है, वो टाइम चुरा कर ही मैंने उन चैप्टर्स में मेन चीजों पे ज्यादा फोकस किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज पूछी नहीं जा सकती, वो पूछी जा सकती है। आपका सिर्फ इतना ही सपोर्ट चाहिए कि क्योंकि वो चीजें खुद से की जा सकती हैं तो आप उसको खुद से एनसीईआरटी से या किसी मॉड्यूल से अपना पढ़ के आप उसको खुद से समझ लीजिए, ताकि मैं जिन चीजों पर ज्यादा जोर देना चाह रहा हूं उन चीजों पर ज्यादा जोर दे सकूं। ये एक मिलजुल कर ये काम किया जा सकता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा करो कोशिश, है ना? तो इस तरह से मत परेशान किया करो, क्योंकि अभी तो हमने शुरू ही किया है। अब इसको शुरू करते ही अगर ये सवाल शुरू हो जाएंगे कि सर इसको खत्म कर दो, अब इसको खत्म कैसे कर दें इतनी जल्दी, ये तो समझ में नहीं। इतने कलाकार तो यार हम रहे नहीं कभी कि आप 2-2 दिन में चैप्टर खत्म करते जाइए, ये हमसे हो नहीं पाएगा। तो इसमें थोड़ा सा समझदारी है। जितना आता है, पहले भी बताया था, जितना हमें आता है उतना तो एक बार बकी देंगे, और उस एक बात, एक चीज को कम से कम 5 बार बोल देंगे, ताकि अगर कोई सीखने के मूड में बैठा हो तो वो सीख ले। जो सीखना नहीं चाहता उसको तो आप जितना भी सिखा लीजिए वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है ना? ठीक है। बहरहाल अब इसमें वो ये कह रहा है कि भाई ऐसा है, अगर ये वीक एसिड है तो ये वीक एसिड एक बार टूटेगा, एक H+ दे देगा, फिर दोबारा टूटेगा, दूसरा H+ दे देगा। हाँ, दूसरा H+ निकलने में तकलीफ होगी क्योंकि अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये फर्दर H+ का निकाल पाना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि अब क्या करें? तो ऐसे में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। उसने कहा भाई ऐसा है, मुझे तो पीएच चाहिए। तो मैंने कहा अगर आपको पीएच चाहिए तो फिर ऐसा कर लेते हैं कि इस डब्बे में आवाज लगा के ये पूछ लेते हैं कि कितने H+ तुम्हारे पास पड़े हैं इस डब्बे के अंदर। वो H+ अगर मुझे पता चल जाए तो मैं टोटल H+ निकाल कर पीएच निकाल दूंगा। तो जो मेरा एक बिल्कुल बेसिक जो मेरी सोच कहती है, एक ऐसे आदमी की जो बिल्कुल सीधा सोचता है, वो ये कह रहा है कि इधर से आने वाले H+ निकालो, इधर से आने वाले H+ निकालो, और दोनों H+ उठा के जोड़ दो, और वो दोनों H+ जोड़ने के बाद आप पीएच कैलकुलेट कर लीजिए। ये मेरी बिल्कुल सीधी सोच कहती।
तो मैंने यहीं से अपना काम शुरू किया। मैंने कहा भाई देखिए ऐसा ये काम कर लेते हैं कि आपके इनिशियल कंसंट्रेशन जो सी दे रखी है, आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 मान लेते हैं। यानी व्हाट इज अल्फा 1? अल्फा 1 इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट डिसोसिएशन, यानी इसका पहला डिसोसिएशन की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा 1 मान लेते हैं। फिर क्या होगा, अगर ये अल्फा 1 होगा तो ऑब्वियसली ये बनेगा सी अल्फा 1 और ये भी बनेगा सी अल्फा 1। चलिए यहां तक भी ठीक है। अब हमने साइमल्टेनियस की बात की थी, क्या ये दो इक्विलिब्रियम्स जो डब्बे के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या ये साइमल्टेनियस? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल साइमल्टेनियस है, ये तो बिल्कुल साइमल्टेनियस है, क्योंकि कुछ लोग मुझे कॉमन दिखाई देते हैं, और अगर वो कॉमन है तो जैसे ही तुमने ऊपर H प्लस के नीचे सी अल्फा 1 लिखा, इस H प्लस के नीचे अपने आप सी अल्फा 1 दिखाई देने लगेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे इस डिसोसिएशन से H प्लस वहां पड़ा है और मेरे दूसरे डिसोसिएशन से जो H प्लस निकल के आ रहा है वो वहां पड़ा है, सारे H प्लस बर्तन के अंदर कॉमन है। तो जैसे ही एक बार H प्लस सी अल्फा 1 बनेगा, नीचे फौरन अल्फा H प्लस के नीचे आपको सी अल्फा 1 लिखना पड़ेगा। फिर जैसे ही आपने HA के नीचे सी अल्फा 1 लिखा, वैसे ही आपको इस HA के नीचे भी फौरन के फौरन सी अल्फा 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये HA मेरा कॉमन और H प्लस भी मेरा कॉमन है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली हरकत पूरी हो गई, अब नीचे आते हैं। यही बताया गया था साइमल्टेनियस में, पहले ऊपर वाले को निपटाइए और फिर नीचे वाले को निपटाइए। हाँ, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड, उसमें ये अल्फा अल्फा वाला ड्रामा नहीं चलेगा। वो H2SO4 या कोई भी स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड 100% डिसोसिएट करके 2 H प्लस दे देगा। तो अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो H2SO4 से आने वाले H प्लस 2C होंगे और 2C से अपना काम चला लेंगे। वहां पर ये सब ड्रामा नहीं चलेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। ठीक, अच्छा अब वो क्या कह रहा है कि भाई ये बताइए, जब आपने ऊपर की ड्रामेबाजी करके नीचे लिख ली तो अब क्या करें? तो मैंने कहा देखिए ऐसा साइमल्टेनियस में आपने बताया था कि पहले ऊपर वाले इक्विलिब्रियम को निपटाइए, जो आपने बदतमीजियां की हैं वो नीचे लिख दीजिए, फिर नीचे वाले इक्विलिब्रियम को निपटाइए, जो आप बदतमीजी कर रहे हैं वो ऊपर लिख दीजिए। यानी ऊपर वाली बात नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, और जो कॉमन आदमी है वो कॉमन जैसे नजर आएंगे। दैट इज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो मैंने कहा तो बड़ा आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं। अब हमने सेकंड वाले की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा 2 मान लिया, तो इसका मतलब ये हुआ जब ये डिसोसिएट करेगा तो ये 1 माइनस अल्फा 2 के हिसाब से डिसोसिएट करेगा। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द सेकंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA माइनस इज अल्फा 2। तो मैंने कहा अब अल्फा 2 की बात कर लेते हैं। अब अल्फा 2 की जब बात करोगे तो दिखाई दे रहा है कि जैसे ही ये सी अल्फा 1 में से अल्फा 2 घटेगा तो सी अल्फा 1 में से माइनस कर दिया, ये आ गया आपका सी अल्फा 1 अल्फा 2, और यहां पर भी आपका सी अल्फा 1 अल्फा 2 ऐड हो गया। और जैसे ही आपने नीचे ही हरकत की वैसे ही हरकत ऊपर हो जाएगी, यहां पर भी सी अल्फा 1 अल्फा 2 आ जाएगा और इसके नीचे 1 माइनस अल्फा 2 आ जाएगा। अब आप ये चेक कर लीजिए कि जो आदमी कॉमन है वो आदमी कॉमन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो ये दोनों आदमी HClO4 मोहम्मद साहिल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, और वो ऑलमोस्ट सारे एसिड्स में अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन ली जा रही तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर किया जाता। तो थोड़ा सा अब इसमें फाइनली तो अब जो ये इक्विलिब्रियम बने हैं, इस इक्विलिब्रियम में सारे आदमियों की कॉन्सेंट्रेशंस हमने अपने हिसाब से लिख ली। अब वो ये कह रहा है कि भाई मुझे H प्लस की वैल्यू दिखाइए। तो आप बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जो आंसर आना चाहिए, अभी मैंने कोई बेमानी नहीं की है इसके अंदर, जो दिखाई दे रहा है वो ये कि H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हर सूरत में सी अल्फा 1 प्लस सी अल्फा 1 अल्फा 2 आई। ये H प्लस और नीचे वाला H प्लस कॉमन है, ऐसा नहीं है कि वो ऊपर वाला H प्लस कुछ और है और नीचे वाला H प्लस कुछ और है। ये टोटल H प्लस है, और जो टोटल H प्लस की वैल्यू निकल के आ रही है वो बिल्कुल साफ दिख रही है कि H प्लस जो टोटल निकल के आ रहे हैं वो हमारे सी अल्फा 1 प्लस सी अल्फा 1 अल्फा 2 निकल के आ रहे हैं। अगर इसमें से सी अल्फा 1 कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस अल्फा 2 आ जाए। यानी मेरे पास जो टोटल H प्लस निकल के आते हैं वो सी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 निकल के आते हैं। बस खत्म हो गया। यानी अब मुझे अगर H प्लस निकालने हैं तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? एक C पता होना चाहिए, वो सवाल में दे देगा, एक अल्फा 1 पता होना चाहिए और एक अल्फा 2 पता होना चाहिए। अब दिक्कत सिर्फ इतनी है कि अल्फा 1 अल्फा 2 वो कभी नहीं देता। जब आपने अकेला वीक एसिड लिया था जो मोनोप्रोटिक था, तब भी तो अल्फा नहीं दिया गया था, तब भी तो उसने के दिया था। आपने के से अल्फा निकाला, अल्फा से सी अल्फा निकाला और उसके बाद पीएच निकाली। वो चीज यहां पर भी करेगा। वो कह रहा मैं नहीं देता आपको अल्फा 1 अल्फा 2, आपको इन दोनों डिसोसिएशंस के वैल्यू दे दूंगा, आपको जो खेलना खेलते रहिएगा। मैंने कहा मैं समझ गया, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। आप दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस विद टू अननोन्स। सर अगर मैं बिल्कुल सीधी बात करूं तो मेहनत करके अल्फा 1 और अल्फा 2 को सॉल्व कर सकता हूं, और सॉल्व करके वो वैल्यू यहां पुट करके मैं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूं, और वो H प्लस मुझे पीएच दे देगी। बिल्कुल सीधी बात समझ में आती।
ये समझ में आई बात? तो मैंने कहा चलिए ठीक है, अगर ऐसा चल रहा है तो ऐसा कर लेते हैं। अब मैंने फिर से सारी कहानी वही लगाई और सीधे सीधे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए अल्फा 1 और अल्फा 2 के ऊपर जोर लगाना स्टार्ट कर दिया। अब जब मैं अल्फा 1 अल्फा 2 के ऊपर जोर लगाऊंगा तो जो इक्वेशंस बनेंगी वो इक्वेशंस क्या बनेंगी? जो पहली K1 की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ HA माइनस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2A। अगर मैं ये सारी वैल्यूज पुट कर दूं तो जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है वो C अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2 आ रही है। जो HA माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है वो C अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 आ रही है। और जो नीचे H2A की कंसेंट्रेशन आ रही है वो आ रही है C 1 माइनस अल्फा 1। जब मैंने K2 का एक्सप्रेशन लिखा तो K2 का जो एक्सप्रेशन बना वो बना आपका H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू A2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। जब मैंने ये वैल्यूज पुट की तो अल्फा 1 की वैल्यू तो आ गई C अल्फा, H प्लस की वैल्यू आ गई C अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2। जो A2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई वो C अल्फा 1 अल्फा 2 और जो नीचे बच गया वो आ गया C अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2। ये बिल्कुल अभी तक कोई बेमानी नहीं चल रही है, सब कुछ एकदम सीधा सीधा लिखा जा रहा है, कोई बेमानी नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सीधा। और अगर मैं चाहूं तो ये टॉपिक यहीं खत्म हो रहा है। कैसे भाई? अब आप अल्फा 1 अल्फा 2 सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व कर लेंगे सर? सी तो पता ही नहीं है, सी दे देगा। सर अल्फा 1 अल्फा 2 निकालने के लिए K1 K2 पता होने चाहिए, वो भी दे देगा। तो अगर वो K1 K2 भी दे देगा, अल्फा 1 अल्फा 2 भी दे देगा, तो फिर सब कुछ सॉल्व, मतलब K1 K2 दे देगा और C की वैल्यू दे देगा, तो सिर्फ दो अननोन समझ में आते हैं और वो दो अननोन सॉल्व होने के बाद आसानी से अल्फा 1 अल्फा 2 आ जाएगा। और जैसे ही अल्फा 1 अल्फा 2 निकल के आएगा, वो अल्फा 1 अल्फा 2 आते ही आप उसकी अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू यहां पुट करके H प्लस की वैल्यू निकालकर पीएच निकाल सकते हैं। ये सीधी बात, यानी यू हैव टू इक्वेशंस नाउ। द फर्स्ट इक्वेशन इज दिस एंड द सेकंड इक्वेशन इज दिस। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को सॉल्व करके वी गेट अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 1 अल्फा 2 आते ही आप H प्लस की वैल्यू निकाल सकते हैं। या अल्फा 1 रख दीजिएगा या अल्फा 2 रख दीजिएगा, C की वैल्यू दे रखी है, टोटल H प्लस पता चल जाएंगे और टोटल H प्लस से आप पीएच कैलकुलेट कर लीजिए। सीधे, बिल्कुल सीधा एकदम। अब अगर ऐसा है तो क्या करें? अब अगर ऐसा है तो कैसे? सर ये तो कहने के लिए आपने बड़ा आसान समझ लिया कि इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके अल्फा 1 अल्फा 2 निकाल लीजिएगा। सर हमारी तो बैंड बच जाएगी। इन दो इक्वेशन से सॉल्व करके अल्फा 1 अल्फा 2 निकालना ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर, ये कोई आसान काम थोड़ी ना है। अब आते हैं बेमानी पर, और जो आयनिक इक्विलिब्रियम का सबसे मेन फीचर होता है, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेशंस, अजम्पशंस विद प्योर लॉजिक। लॉजिक के साथ अजम्पशंस यूज करना। लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है, लॉजिक ये कहता है, आसान नहीं है, मतलब अभी मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैंने कहीं कोई गड़बड़ नहीं की है, मैं अभी कोई बेमानी या किसी तरह का कोई अजम्पशन बेमानी कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैंने बिल्कुल सीधी बात बोली है कि आप टूटिएगा, फिर मैं टूटूंगा, मैं अल्फा 1 के हिसाब से टूटूंगा, आप अल्फा 2 के हिसाब से टूटिएगा। बढ़िया H प्लस निकल के आएंगे, उस H प्लस की वैल्यू निकाल लेंगे। वो वैल्यू के लिए अल्फा 1 अल्फा 2 चाहिए, उसके लिए आपने K1 K2 दे रखे हैं, तो मैंने K1 K2 का एक्सप्रेशन बनाया, बढ़िया सॉल्व कर लिया, बात खत्म। C इज द कॉन्सेंट्रेशन, वो आपको सवाल में H2A की पहले ही दे देगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे? अब आती है अजम्पशन। अब जरा अकल लगाना। क्या तुम ये जानते हो कि किसी भी वीक एसिड्स के डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस वैसे ही कम होते हैं? ठीक। दूसरी बात, क्या ये सेकंड डिसोसिएशन कमजोर है? हां सर, सेकंड डिसोसिएशन आपने पहले ही बता रखा है कि जो K2 की वैल्यू होती है वो K1 से काफी कम होती है, तो ये तो वैसे ही कम होता है। दूसरा, सर ये तो बहुत कम होगा ना। क्यों बहुत कम होगा? क्योंकि सर ये K2 है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखिए सर, एक और वजह है इसके और कम होने की, एंड दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। ये वाला H प्लस ये कहेगा इस H प्लस से कि चलो ऐसा है, भाग जाओ वापस, एंड दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट। यानी ड्यू टू दिस कॉमन आयन इफेक्ट, ऊपर वाला इक्विलिब्रियम नीचे वाले इक्विलिब्रियम को, जो पहले ही बर्बाद था, उसको और बर्बाद कर देगा। आप ध्यान से देखिए, इसको समझो जरा दिमाग। यानी ऊपर वाला इक्विलिब्रियम ये कह रहा है, भाई साहब ये नीचे वाला तो वैसे ही लूटा हुआ है, क्योंकि उसका डिसोसिएशन तो वैसे ही कमजोर होता है। आप ऊपर वाले से नीचे वाले को और दबा रहे हैं। इसमें एक डाउट आता है, ये क्या बात होती है सर? नीचे भी तो H प्लस है, ये नीचे वाले H प्लस ऊपर वाले को दबा देते, इसमें क्या परेशानी है? ना, डर मुझे तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे अमाउंट से लगता,
और अमाउंट ऊपर वाले के पास ज्यादा है, इसलिए ऊपर वाला नीचे वाले को दबाएगा और ऊपर वाला नीचे वाले को दबाकर जो पहले ही दबा हुआ था उसको बिल्कुल बर्बाद कर देगा। ऐसे में लगता यह है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेकंड थी अल्फा 2, जो पहले ही कम थी, वो वापस भाग भाग कर इस एसिड के टूटने को इतना कम कर देगी कि 1 के रेस्पेक्ट में अल्फा 2 जहां जहां दिखेगा वहां वहां नेग्लिजिबल माना जाएगा। एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी डाइप्रोटिक एसिड। क्या मतलब हो इस बात का? ये बेमानी है, लेकिन लॉजिकल बेमानी ये है कि सर ऐसे कैसे आपने बोल दिया, अल्फा 2 को आपने कम कह रहे हैं। हां, कम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेकंड डिसोसिएशन वैसे ही कम होता है, तो इसका मतलब ये सेकंड डिसोसिएशन कम होगा तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगी। दूसरी बात, फर्स्ट एसिड के आने वाले H+ सेकंड एसिड के H+ के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगाकर सेकंड इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड भगाएंगे, जिसकी वजह से इसका डिसोसिएशन और कम हो जाएगा। और इतने कम होने की वजह से जहां जहां अल्फा 2 1 के रेस्पेक्ट में दिखाई देगा वहां वहां अल्फा 2 को 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करूंगा। सबसे पहली जगह जहां मुझे अल्फा 2 1 की जगह नजर आता है, 1 के साथ नजर आता है, वो जगह होती है मेरी पहली जगह। और इस पहली जगह में ये देखिए, मैंने 1 प्लस अल्फा 2 को 1 मान लिया। अब जैसे ही आप 1 प्लस अल्फा 2 को 1 मानेंगे, द आंसर इज सी अल्फा 1। क्या मतलब हुआ इस बात का कि जैसे ही आपने इसको 1 माना, आपका जो आंसर डिसाइड करेगा अब वो सिर्फ अल्फा 1 डिसाइड करेगा। यानी अब ये H+, हाँ जय, ये मेंस के लिए भी है बेटा, ये मेंस के लिए भी है, एक छोटा ऑब्जेक्टिव तो मेंस में भी बन जाता है ना, तो मेंस में भी ये सवाल पूछ सकता। तो अब वो ये कह रहा है कि ये जो डिसोसिएशन है, ये डिसोसिएशन में अगर आप अल्फा 2 को 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 होगी, और अगर ये वैल्यू 1 होगी तो जो टोटल H+ निकल के आएंगे वो सिर्फ अल्फा 1 डिसाइड करेगा, यानी फर्स्ट डिसोसिएशन डिसाइड करेगा। सेकंड डिसोसिएशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं होगा। पहली बात, यानी एक काम तो वैसे ही खत्म हो गया कि अगर आपको इस सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है तो सेकंड डिसोसिएशन को कंसीडर ही मत करिए, उसको हटा दीजिए। यानी फॉर एनी पॉलीप्रोटिक एसिड द पीएच विल बी डिसाइडेड बाय द फर्स्ट डिसोसिएशन ओनली। द सेकंड एंड थर्ड डिसोसिएशन और द सक्सेसिव डिसोसिएशंस दे आर इग्नोर्ड बिकॉज दे आर लेस, अगेन ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, वो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाते। समझो बात। अनुज, ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, ये दोनों H+ की कॉन्सेंट्रेशन बराबर, लेकिन इस बात को समझो कि जब पहला डिसोसिएशन हो गया होगा तभी तो दूसरा चालू हो रहा होगा, और पहले वाले H+ दूसरे वाले डिसोसिएशन आने वाले H+ को निकलने ही नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ सेकंड डिसोसिएशन बस थोड़ा सा ही होगा, और थोड़े से ही में जो भी टोटल H+ होंगे वो काउंट कर लिए जाएंगे, लेकिन उन टोटल H+ में कंट्रीब्यूशन ज्यादा किसका होगा? फर्स्ट डिसोसिएशन का। इसका मतलब ये हुआ जो भी पीएच डिसाइड करेगा वो फर्स्ट डिसोसिएशन डिसाइड करेगा, सेकंड डिसोसिएशन से आने वाले H+ को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। अब ऐसा लग रहा था कि ये सिस्टम साइमल्टेनियस सिस्टम बना रहा है, जबकि एक्चुअली सेकंड इक्विलिब्रियम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ना के बराबर। और या दिस इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू। हां, अब अभी एक एक करके बात करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जब H+ कैलकुलेशन की बारी आएगी तो सी अल्फा 1, ये सी अल्फा 1 डिसाइड करेगा मेरा, ये सी अल्फा 1 मेरा आंसर डिसाइड करेगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आपका आंसर सी अल्फा 1 डिसाइड करेगा। इसका मतलब अगर आपको अल्फा 1 पता चल जाए तो आपका काम चल जाए। ठीक, अच्छा और आगे बढ़ते हैं और अप्रोक्सीमेशंस के बारे में बात करते हैं। ये देखो जरा, यहां पर भी 1 प्लस अल्फा 2 है, ये 1 प्लस अल्फा 2 1 बन जाएगा, ये 1 माइनस अल्फा 2 है, ये भी 1 बन जाएगा, ये 1 माइनस 1 प्लस अल्फा 2 है, ये भी 1 बन जाएगा, और ये 1 माइनस अल्फा 2 है, ये भी 1 बन जाएगा। अब ये बताइए, ये जो फॉर्मूले लिखे हैं आपने, ये फॉर्मूले छोटे होके कैसे बन जाएंगे? जो पहला वाला फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा K1 इज इक्वल टू सी अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन सी 1 माइनस अल्फा 1, नहीं सी हट जाएगा, अपॉन 1 माइनस अल्फा 1। यानी सेकंड डिसोसिएशन जो बनेगा वो ये बनेगा, जो पहला इक्विलिब्रियम है वो पहला इक्विलिब्रियम छोटा होके ऐसा नजर आए, और जो दूसरा वाला इक्विलिब्रियम है उसको देखते हैं। जो दूसरा वाला इक्विलिब्रियम है वो K2 है, और उसकी वैल्यू सी अल्फा 1 अल्फा 2 बन जाएगी। आप देखिए, ये सी अल्फा 1 कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा? सी अल्फा 1 अल्फा 2, क्योंकि ये तो 1 बन चुका है, ये भी 1 बन चुका है, तो आपके पास सिर्फ सी अल्फा 1 अल्फा 2 बचेगा। दैट मींस कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो यही बदतमीजी सॉल्व होके K1 इज इक्वल टू सी अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 बचेगा, और जो K2 की वैल्यू होगी वो सी अल्फा 1 अल्फा 2 बचेगी। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? खुशी, थैंक यू सो मच बेटा। तो अब अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली जो समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो अब आपका इक्विलिब्रियम बना है, जो आपका सिस्टम तैयार हुआ है, वो अब एक ऐसा सिस्टम बनने जा रहा है जिसके अंदर K1 की वैल्यू आपको पता चल गई है, और अब आपको K2 की वैल्यू भी पता चल गई। यानी मैंने जो डिसाइड किया है वो ये कि जो मेरा K1 बन रहा है
वो K1 बन रहा है C अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1, और जो K2 तैयार हुआ है वो K2 हो गया C अल्फा 1 अल्फा 2। ये अब दो बातें आ गई, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। वो कह रहा है ये सब आप मेहनत जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, मैंने कहा पीएच निकालने के लिए। कह रहा है वो तो बात खत्म हो गई ना, अगर आपको पीएच ही निकालना है तो वो तो आंसर आ चुका है। अभी आपने बताया था पीछे कि जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगी टोटल, इट विल बी ओनली C अल्फा 1, क्योंकि आपने 1 प्लस अल्फा 2 को 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दिया था। तो कह क्या रहा है वो कि जब आपका आंसर फर्स्ट इक्विलिब्रियम ही डिसाइड करेगा, तो जिस तरह से आपने मोनोप्रोटिक एसिड में पीएच कैलकुलेट की थी वैसे यहां भी कैलकुलेट कर लीजिए। चुपचाप कोने में जाइए, अल्फा 1 को चेक कर लीजिए, अगर अल्फा 1 0.1 से छोटा आता है तब तो मस्त हो गया, और अगर वो 0.1 से बड़ा या एब्सर्ड आता है तो आप पूरी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके अल्फा 1 निकाल लीजिएगा, और उसके बाद C अल्फा 1 निकाल लीजिएगा, और उसके बाद पीएच चेक कर लीजिएगा। सेम ही तो है, सेकंड डिसोसिएशन से मुझे कोई मतलब ही नहीं। यानी सब कुछ पीएच कैलकुलेशन का, अगर पूरा काम फर्स्ट डिसोसिएशन कर रहा है तो मुझे ये बार ये डाइप्रोटिक एसिड दिखाई नहीं देता, मुझे तो ये मोनोप्रोटिक लगता है। मोनोप्रोटिक एसिड में भी तो पहला डिसोसिएशन ही होता है, यहां पर भी पहला डिसोसिएशन होता है। वहां पर क्या होता था, जब आप अल्फा 1 को चेक करते थे तो क्या करते थे, अल्फा 1 को अंदर कॉपी में जा कोने में जाकर K1/C से चेक कर लेंगे, और अगर ये वैल्यू 0.1 से कम आ गई तो आपका पीएच की वैल्यू माइनस लॉग अंडर रूट ऑफ K1C से निकाला जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। समझो बात, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपको पीएच कैलकुलेट करनी तो पीएच में दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि पीएच में तो H प्लस नीचे वाले है ही नहीं, जो भी H प्लस है वो ऊपर से आ रहे हैं, और अगर वो ऊपर से आ रहे हैं तो ऐसे में आपका जो टोटल H प्लस बनेगा वो K1 डिसाइड करेगा। और आपका एक्सप्रेशन क्या कहता है, एक्सप्रेशन ये कहता है कि अगर अल्फा 1 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है तो ऐसे में आप अंडर रूट K1C से आंसर निकाल सकते हैं, जो कल हमने किया था। और अगर आपको लगता है कि आपका अल्फा 1 की वैल्यू अंडर रूट K1/C की वैल्यू 0.1 या उससे बड़ी या एब्सर्ड आ रही है, तो आप फिर पूरी क्वाड्रेटिक को जैसे कल किया था, आप पूरी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके अल्फा 1 निकाल लाइएगा, और उसके बाद C अल्फा 1 निकालकर पीएच कैलकुलेट कर लीजिएगा हर बार, क्योंकि सेकंड से मुझे कोई मतलब ही नहीं। तो मैंने कहा फिर इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो, ये बात पहले ही बोल देते कि भाई ऐसा है, फर्स्ट डिसोसिएशन इज द डिसाइडिंग फैक्टर एंड द आंसर विल बी माइनस लॉग अंडर रूट K1C इफ दिस, अदरवाइज जैसे आप पहले करते थे वैसे कर लीजिए। आप इसको पॉलीप्रोटिक का नाम ही क्यों दे रहे हैं, जब सारा काम एक ही H से होना है तो आप इसको उसी केस में कन्वर्ट कर लीजिए जो कल आपने वीक एसिड का कराया था। इसमें नया क्या है, नया यहां नहीं, ये बिल्कुल मोनोबेसिक एसिड, यहां तक पीएच कैलकुलेशन तक ये बिल्कुल मोनोबेसिक एसिड है। सिर्फ फर्क इतना है, यू यूज ओनली K1, आपको K2 से मतलब नहीं। वहां तो सिर्फ Ka होता था तो Ka से काम चला लेते थे, यहां जो भी डिसाइडिंग फैक्टर है वो K1 होगा। तो आप जो लॉग का फॉर्मूला याद करके गए थे वीक एसिड का, उसमें Ka की जगह K1 रख दीजिएगा, बस इतना फर्क। तो फिर इतना लंबा आपने क्यों किया, इतना लंबा इसलिए किया कि मुझसे अब कुछ और भी पूछा जाता। वो क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द सेकंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मुझसे ये भी पूछा जाता। ये बताइए, जिस आदमी को नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट, बर्बाद है, बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, गंदी है ना, सेकंड डिसोसिएशन खराब था ना, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन खराब थी ना, खराब वैल्यू बता दीजिए, बात खत्म करिए, वो खराब ही वैल्यू बता दीजिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। अब इसलिए इतनी मेहनत की गई, अब मुझे वो खराब वैल्यू चाहिए। अकल लगाना जरा, अगर मुझे वो खराब वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा वो अल्फा 2 निकालने के लिए? क्या ये बात याद आ रही है कि ये K2 के बराबर है? मैंने कहा सर ये K2 के बराबर है, तो आप ध्यान से देखिए जरा, अल्फा 2 की वैल्यू वो K2/C अल्फा 1 के बराबर होगी। हाँ सर, K2/C अल्फा 1 के बराबर होगी, और C अल्फा 1 की वैल्यू H प्लस के बराबर है। हाँ सर, C अल्फा 1 की वैल्यू H प्लस के बराबर है, H प्लस ही तो मेरा C अल्फा 1 है। इसका मतलब ये हुआ जो आपने H प्लस निकाले हैं वो जब यहां पुट कर दिए जाएंगे K2 के नीचे, तो आपको वो गंदी वाली अल्फा 2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। ये दूसरा पार्ट हो गया, यानी पहला पार्ट जो है इसका वो पीएच कैलकुलेशन का है, और वो पीएच कैलकुलेशन का तो आप बहुत आसानी से K1 को यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जब वो अल्फा 2 के बारे में पूछता है, यार ये अल्फा 2 क्या है जिसको गंदा 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 कहते हो, बताओ कितना गंदा है, तो उस गंदे H प्लस अल्फा 2 को निकालने के लिए आपको K2 को H प्लस कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करना पड़ता है। तीसरी बात, वो कह रहा है यार चलिए सब सही, कुछ तो हो रहा होगा ना सेकंड डिसोसिएशन। मैंने कहा कुछ तो हो ही रहा होगा, कॉमन आयन वगैरह लगने के बाद भी कुछ तो H प्लस बन ही रहे होंगे, कुछ तो डिसोसिएशन हो ही रहा होगा। वो जो डिसोसिएशन हो रहा है उससे डाई एनायन बन रहा होगा A2 माइनस, वो जो डाई एनायन बन रहा है A2 माइनस, उसकी कॉन्सेंट्रेशन और निकाल के दिखा दीजिए। ये सब वो है जो पूछे जाते हैं। यानी अब वो ये कह रहा है कि मुझे तीसरी बात और बता दीजिए, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस। तो मैंने कहा जो A2 माइनस की कंसंट्रेशन है, अगर आप वो निकालना चाहते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस इट विल बी इक्वल टू, जरा देखो जरा पीछे कितना है तुम्हारा A2 माइनस, एक बार चेक करके देखो। सर ये मेरा A2 माइनस था, है ये मेरा A2 माइनस था, जरा देखिए कहां गया A2 माइनस, ये सर ये मेरा A2 माइनस
कितनी है कॉन्सेंट्रेशन A2 माइनस की? C अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक। और यही C अल्फा 1 अल्फा 2 किसके बराबर है? K2 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ बात ही खत्म हो गई सर। अगर A2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा 1 अल्फा 2 है और वो मेरा K2 के बराबर है और K2 सवाल में दे रखा है, तो A2 माइनस तो 1 सेकंड में निकल आया सर, मुझे कुछ करना ही नहीं है। A2 माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आएगी वो A2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन वो A2 माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है, कहां गया ये, जो A2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है, वो A2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन वो आसानी से निकल आएगी एंड दैट इज इक्वल टू C अल्फा 1 अल्फा 2 एंड C अल्फा 1 अल्फा 2 इज आल्सो इक्वल टू K2। आपको सवाल में क्या क्या पूछा जा सकता है अब ये देख लीजिए आप। सबसे पहले पीएच पूछेगा, निकल आएगा। फिर आपसे अल्फा 1 की बात करेगा, वो भी निकल आएगा। आपसे वो अल्फा 2 की बात कर सकता है, वो भी निकल आएगा। और आपसे A2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पूछ सकता है, वो भी निकल आएगा। ये सारी चीजें निकल आएंगी। जरा सा 1 मिनट रुकना, ये कुछ बोर्ड गड़बड़ कर रहा है, मैं 1 मिनट जरा चेक कर लूं। समझो, समझो, बहुत आसान। मतलब अब अगर मैं सारी बातें इकट्ठा कर लूं, ठीक, अब तुम समझना, मैं सारी बातें इकट्ठा करता हूं, ठीक। फिर मैं इसके ऊपर एक सवाल भी कराऊंगा तुम्हें। मैं सारी बातें इकट्ठा कर लेता हूं। फॉर अ वीक ड्राई एसिड, पहला पॉइंट, pH is decided by first dissociation। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अल्फा 1 की वैल्यू √K1/C से निकलती। तीसरा पॉइंट, C अल्फा 1 जो कि ओवरऑल H प्लस के बराबर होगा, वो -log √K1C से निकाला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो अल्फा 2 होगा वो K2/C अल्फा 1 और K2/H प्लस से निकाला जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा A2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। जो A2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो K2 के बराबर होगी, क्योंकि वो C अल्फा 1 C अल्फा 2 होता है। मुझे इतनी बातें इस वीक डाइप्रोटिक के बारे में पता होनी चाहिए, बस। अब तुम समझ रहे हो ना कि मैंने क्यों ये बोला कि मुझे पूरा डिसोसिएशन समझ में आना चाहिए, मुझे उनके साइमल्टेनियस के कॉन्सेंट्रेशंस को लिखना सीखना है, मुझे अल्टीमेटली अप्रोक्सीमेशंस का आइडिया लेना है। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन नहीं लेता तो सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो सॉल्व ही नहीं होंगे मुझसे। वो दुनिया भर की क्वाड्रेटिक और पता नहीं अल्फा का स्क्वायर और पता नहीं क्या क्या बन जाएगा, मुझसे सॉल्व ही नहीं होगा। तो मैंने थोड़ी सी अकल लगाई कि भाई ऐसा है, सेकंड डिसोसिएशन तो तुमने बेकार बोल रखा है, तो एक तो पहली बात खत्म हो गई। कॉमन आयन और लगा दोगे, वो लूट लेगा, बर्बाद कर देगा एकदम। इसका मतलब ये हुआ जो भी H प्लस होंगे वो पहले डिसोसिएशन से निकल के आएंगे। इसका मतलब ये हुआ अल्फा 1 आएगा, अल्फा 1 के बाद H प्लस आएगा, बात खत्म। फिर तुमने ये आगे की बातें क्यों पढ़ाई हैं? आगे की बातें मैंने इसलिए बताई हैं ताकि अगर वो मुझसे पूछे कि उस बर्बाद अल्फा 2 की वैल्यू भी बता दो, तो उस बर्बाद अल्फा 2 की वैल्यू K2 को H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करके निकाली जाती है, और साथ ही साथ उस बर्बाद इक्विलिब्रियम का जो डाई एनायन बनता है, जिसको आप A2 माइनस कहते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन K2 डिसाइड करता है, जो अल्टीमेटली C1 अल्फा C अल्फा 1 अल्फा 2 होती है। भाई A2 माइनस, बच्चे कह रहे हैं A2 माइनस के बारे में जरा जल्दी से बता दीजिए। मैं एक सेकंड A2 माइनस का दिखा दूं तुम्हें। तुम देखो यहां पर A2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, पहचानो जरा। A2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा 1 अल्फा 2 है, और अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद जो C अल्फा 1 अल्फा 2 है वो किसके बराबर है? K2 के बराबर। इसका मतलब हुआ इनडायरेक्टली जो A2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है वो K2 डिसाइड करेगा। तो जो भी उस डाइप्रोटिक एसिड का K2 दे रखा है वही A2 माइनस है। सोचना क्या है?
एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ये पहले करके जाना पड़ेगा ताकि एग्जाम में डायरेक्ट आंसर लिख पाओ। समझो इस बात को। समझ पाए? सब लोगों को ये बात समझ में आई? सबको ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सीधा एकदम। ये कहानी है जो हमें समझनी। असल में मैं इतनी कहानी के बाद भी एक बात और बताना चाह रहा हूं, फिर वही वाली बात आती है कि न जाने वो किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं इसके अंदर, वो ये कि A2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन K2 के बराबर कब होती है और कब नहीं होती। पहले यहां तक याद कर लिया कि अगर किसी बर्तन में आपने डाइप्रोटिक एसिड डाल के उसको छोड़ दिया और आपने ये कह दिया कि भाई जो करना है करते रहो और मुझे बर्तन के अंदर की ये सारी बातें बता दो, तो आपके ये सारे आंसर एप्लीकेबल हैं फॉर एनी डाइप्रोटिक एसिड, कोई झंझट नहीं। लेकिन अगर मैंने किसी बर्तन में किसी डाइप्रोटिक एसिड को डालने के बाद अपनी तरफ से उसी सवाल में आपको यह कह दिया कि इस बर्तन की जो पीएच वैल्यू है वो इतनी है, तो आप समझ लीजिएगा कि A2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अब K2 के बराबर नहीं आएगी। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, यह बताइए। बर्तन में डाइप्रोटिक एसिड डालने के बाद आपने मुझे क्यों बताया कि पीएच कितनी होगी? मुझे निकालना नहीं आता क्या पीएच? आपने सारी डेटा दे रखी है, मैं पीएच खुद कैलकुलेट करूंगा। आपने क्यों दे रखी? मैंने इसलिए दे रखी है क्योंकि पीएच को मैंने मैनेज किया। मैंने उस सॉल्यूशन के अंदर पानी डालकर, एसिड डाल के, ये डाल के, वो डाल के पीएच को इतना मेंटेन किया। यानी अगर वो सॉल्यूशन अपने आप पीएच दे रहा है, अपने आप H+ रिलीज कर रहा है, जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, तो उस केस में पीएच निकालने का यह तरीका होगा और K2 का A2 माइनस निकालने का यह तरीका होगा। लेकिन अगर किसी सवाल में उसने खुद ही अपनी तरफ से यह दे दिया कि द H+ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सिस्टम इज 10⁻⁻3, तुम कहोगे यार अजीब बेवकूफ आदमी, H+ की कॉन्सेंट्रेशन तो मैं खुद ही निकाल लूंगा, इसने क्यों दे रखी है? इसका मतलब यह हुआ कि उस H+ को उसने मैनेज किया, उस H+ को उसने निकालने की कोशिश की है, उस H+ को उसने खुद एसिड डालकर, कुछ भी डाल के, पानी डालकर, किसी तरह से उस H+ की वैल्यू उसने 10⁻³ मोलर बनाई। अब अगर उसने H+ खुद से बनाया है, एसिड के भरोसे नहीं बैठा है कि वो कितने H+ देगा, वो कह रहा है कि तुम्हें जितने देने दे दो, मैं इसके अंदर ये और डाल दूंगा ताकि जो टोटल H+ हो, जिसकी वजह से जो पीएच निकल के आए वो 3 आ रही। अब आप इस बात का ध्यान रखना कि अगर उसने खुद से H+ की कॉन्सेंट्रेशन किसी भी वीक डाइप्रोटिक एसिड के केस में दे रखी, तो अब A2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन वो K2 के बराबर नहीं आई। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। और ऐसे में A2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका पहला डिसोसिएशन इस तरह का था जिसका K वैल्यू K1 था, जो मेरा सेकंड डिसोसिएशन था HA माइनस का, वो कुछ इस तरह का था जिसका K वैल्यू K2 के बराबर था। अगर मैं इन दोनों इक्विलिब्रियम्स को आपस में ऐड कर दूं तो जो समझ में आता है वो ये कि H2A वो डिसोसिएट करके 2H+ प्लस A2 माइनस बनाएगा। और अगर तुम्हें ये याद आ रहा हो कि जब दो इक्विलिब्रियम्स आपस में जुड़ते हैं तो जो नया K होता है वो दोनों K वैल्यूज के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। यानी मेरे कहने का मतलब है इस इक्विलिब्रियम का K1 इंटू K2 होगा, एंड दैट K1 इंटू K2 इज इक्वल टू H+ का स्क्वायर इंटू A2 माइनस अपॉन H2A से निकाला जाएगा। सवाल में क्या क्या दे रखा है? सवाल में H+ की कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है, बहुत बढ़िया। सवाल में H2A की कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है, बहुत बढ़िया। अब आप A2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इस इक्वेशन को यूज करके निकालेंगे, आप डायरेक्टली K2 नहीं बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब जिन बच्चों को लगता है ये बात उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो इस बात को नोट कर सकते हैं, और जिनको लगता है कि आईआईटी में इतना गिर के सवाल तो नहीं पूछेगा, वो इस बात को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि किसी भी वीक डाइप्रोटिक एसिड में जिस बच्चे को इस इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता, वो एक अच्छे लेवल का आने वाला सवाल वो गलत कर देगा। जो बच्चे याद करके जाते हैं, वो जो पढ़े लिखे बच्चे, मतलब सर वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा, वो ये याद करके जाता कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाई एनाइन इज ऑलवेज K2, वो इस तरह का सवाल गलत कराता जिसमें उसने पीएच ऑलरेडी सवाल में दे रखी। यानी सोचो मैं आपको सवाल दूं कि मेरे पास एक डाइप्रोटिक एसिड है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी, उस सॉल्यूशन की पीएच 5, तो सबसे पहले यह डाउट उठता है कि आपने पीएच दी क्यों है? पीएच तो मुझे खुद निकालनी थी ना, आपने क्यों दे रखी है? इसका मतलब यह हुआ उसने पीएच निकालते वक्त एसिड से आने वाले H+ के ऊपर भरोसा नहीं किया, उसने अपने हिसाब से उस सिस्टम की पीएच 5 मैनेज की है, कुछ भी डालकर।
अब अगर उसने pH 5 मैनेज की है तो तुम pH की वैल्यू 5 रखोगे यहां पर 10 की पावर -5, याद है pH अगर 5 है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज पावर -5 होगा, तो ये 10 रेज पावर -5 होगा, ये आएगा x, ये आएगा H2A, इससे x की वैल्यू सॉल्व होगी और तब A2 माइनस की वैल्यू आएगी, दैट विल नॉट बी इक्वल टू K2, सो इट विल बी K2 ओनली। अगर K2 की ही सिर्फ बात हो रही है तो उस केस में, यानी अगर आप सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, आप सीधे सीधे बताइए, वो अपना टूट टाट के खत्म हो जाएगा, आप बताइए व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 माइनस, देन आंसर विल बी K2, बात खत्म। बट इन केस ऑफ दैट सोल्यूशन, अगर आपने pH मैनेज की है, खुद आपने सवाल में pH दे रखी है, तो आप इस इक्वेशन से A2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करिएगा, वरना आपका आंसर सही नहीं आएगा। नहीं हर्ष, वाटर को कभी कंसीडर करना ही नहीं, आप बेकार में कॉम्प्लेक्स मत करिए इस बात को, बिल्कुल नहीं होगा। डाइप्रोटिक एसिड का सवाल आएगा, आपका हर बार पीएच का आंसर तो इसी इक्वेशन से निकल के आएगा, इसमें वाटर की क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हाँ ये जरूर है कि अगर वहीं कहीं बहुत ही किस्मत खराब हुई तो जो अल्फा 1 आएगा वो 0.1 से बड़ा आ जाएगा, और ऐसे में आपको अल्फा 1 को ही सॉल्व करने में अल्फा की क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद आप सी अल्फा 1 करके आंसर लिख देंगे, मतलब वही जो हमने इस वीक एसिड में पढ़ा। पानी की बात तो यहां आनी नहीं, आप दिमाग मत लगाइए। हाँ यह है कि दिमाग में रखिए जरूर कि अगर कहीं मान लीजिए कि वो अल्फा 1 सॉल्व करके ऐसा आया जिससे जो सी अल्फा 1 आ रही है वो पानी की बात बुलवाती है, तो ऐसे में फिर आपको पानी की भी बात बोलनी पड़ेगी। सेकंड डिसोसिएशन H प्लस कैलकुलेशन में कहीं नहीं आएगा, ये कंफर्म। मैंने ऐड इसलिए किया, एक बच्चा पूछ रहा है सर आपने ऐड क्यों किया, मैंने ऐड इसलिए किया क्योंकि मैं यहां पर A2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, तुम यहां पर मेंशन कर लो कि यह हरकत कब की जाएगी, टू कैलकुलेट A2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन in the solution for which pH is already given। यानी अगर pH ऑलरेडी गिवन है तो आपको यह हरकत करनी पड़ेगी और इसके बाद यहां से A2 माइनस निकालना पड़ेगा। इससे पहले जो तुमने A2 माइनस लिखा है वो A2 माइनस है जिसमें उसने कुछ नहीं किया, वो कह रहा भाई मेरा ये सोल्यूशन है, आंसर बता दो बस, यानी उसने वो बर्तन में डाला और ऐसे करके बैठ गया बस। अब वो कुछ नहीं कर रहा, यानी अब वो सिस्टम अपने आप सब कुछ कर रहा है, और अगर वो सिस्टम अपने आप सब कुछ कर रहा है देन दैट केस A2 विल बी ऑलवेज K2। बट इन द केस वेयर वो उसने उसको डब्बे में डाला और उसके बाद उसने 2-4 चीजें और डाल दी, उसने कहा देखो pH 5 हो गई है, यानी अगर उसने pH को मैनेज किया तो उस केस में A2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन K2 के बराबर नहीं आती, उस केस में A2 माइनस को निकालने के लिए आपको यह मेहनत करनी पड़े। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये देखिए आप, मुझसे वो कह रहा है कि फाइंड आउट द pH ऑफ 0.1 मोलर H2S सॉल्यूशन, ठीक, K1 दे रखा K2। अब ये बताओ तुमने तो इस सिर्फ सोल्यूशन को बना दिया ना, अब आप तो बाहर खड़े हुए हैं, आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में एक चीज तो वैसे ही क्लियर हो गई कि सर जो pH आएगी वो K1 डिसाइड करेगा, जो अल्फा 2 आएगी वो भी मैं निकाल लूंगा, और अगर आपने गलती से मुझसे सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछी तो मैं सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बता दूंगा, अभी बता दूंगा कि सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻14 होगी, क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे ना। कुछ समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इस सवाल में मुझसे ये 4-5 बातें पूछी जाए, पहली अल्फा 1 क्या है, दूसरी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तीसरी अल्फा 2 क्या है, और चौथी सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो इन चारों में जो सबसे ज्यादा ऑब्वियस है, इन चारों में जो सबसे ज्यादा ऑब्वियस आंसर है वो सल्फाइड का आंसर। क्यों? क्योंकि ये आंसर तो सर फिक्स हो गया, ये आंसर तो पहले ही फिक्स हो गया सर, ये तो K2 के बराबर, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, ये तो पहले ही सेट हो गया एकदम। हाँ बाकी लोगों के लिए मैं मेहनत कर लूंगा, बाकी आंसर सेट। हाँ इसी सवाल में अगर वो ये कह देता कि दिस इज अ सोल्यूशन एंड द pH ऑफ द सोल्यूशन इज 5, तो आप समझ लीजिएगा अब उसने pH खुद मैनेज की। अब अगर उसने pH मैनेज की है तो फिर ये कंफर्मेशन सल्फाइड की वैल्यू K2 के बराबर नहीं आएगी, उस बड़े वाले इक्विलिब्रियम से K1 K2 की वैल्यू H प्लस का स्क्वायर इंटू सल्फाइड अपॉन H2S करके निकालेंगे, तब जब pH वो देगा। और अगर वो pH मुझसे पूछ रहा है तो इसका मतलब वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, और अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो सिस्टम का जो एनायन होता है डाई एनायन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा K2 के बराबर आती है, ये कहना चाह रहा हूं।
अयान इतना कुछ याद कैसे करेंगे, ये इसका मेरे पास कोई तरीका नहीं बेटा। इतना कुछ याद करने का सिर्फ एक ही तरीका, याद तो तुमने आज तक इतनी कुछ चीजें कर रखी हैं, लेकिन वो इसलिए तो हुई हैं क्योंकि उनको बार बार देखा गया। इससे पहले जब छोटे थे तो 3 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा या 4 की टेबल याद करने में बैंड बज जाती थी, लेकिन आज वो इतनी बार आंखों से गुजर चुका है कि वो सोते सोते भी कोई पूछ लेगा तो भी आंसर दे देंगे। बस यही काम करना, यही तरीका याद करने का है। आप जब चीज को बार बार देखते हैं तो वो याद हो जाती है। आप रेगुलर इंटरवल पर इन चीजों को रिवाइज करते रहिए आधे घंटे के लिए। आज पढ़ोगे, कल रिवाइज करोगे तो 1 घंटा लगेगा, 3 दिन बाद रिवाइज करोगे दोबारा से तो उस केस में शायद आधा घंटा लगेगा, और जब 5वीं बार 5 दिन बाद रिवाइज करोगे उसको तो शायद 15 मिनट लगेंगे। ये धीरे धीरे करके ये इतना पक्का हो जाएगा कि तुम्हें लगेगा अब तो रिवाइज करने में टाइम ही नहीं लगता, बस ऐसे फड़ 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 किया रिवाइज हो गया। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पर यह काम करना पड़ेगा और उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, यानी टाइम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। समझ लो। अब जैसे ये सवाल, अब वो कह रहे जरा आंसर बताइए, एक एक करके आंसर निकालते हैं। कह रहा भाई ये बताइए अल्फा 1 क्या हो। मैंने कहा कोने में चले जाओ, अभी पता चल जाएगा अल्फा 1 की वैल्यू क्या है। सर फटाक से कोने में चले गए, अल्फा 1 की जो वैल्यू आएगी वो √k1/c से आ जाएगी। खत्म हो गया सवाल। कितना है k1 की वैल्यू? सर k1 की वैल्यू 10⁻⁻7 है और आपने कंसंट्रेशन 0.1 दे रखा है, सो अल्फा 1 इज 10⁻⁻3। एक काम खत्म हो गया। फिर उसने कहा ये और बता दीजिए सर H+ की वैल्यू कितनी। तो मैंने कहा H+ तो फर्स्ट डिसोसिएशन डिसाइड करता है, दैट इज C अल्फा 1, यही H+ होता है। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर C की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻1 और अल्फा 1 आपने निकाल ही लिया 10⁻3, तो सर ये आपका H+ की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। वो कह रहा pH और बता दो। मैंने कहा लो pH भी ले लो। pH इज इक्वल टू -log 10⁻⁴ एंड दैट इज 4। pH भी निकल आई। आप क्या करना है? कह रहा है अल्फा 2 और निकाल लो। मैंने कहा लो अल्फा 2 ले लो। अल्फा 2 की वैल्यू होगी K2 अपॉन C अल्फा 1। K2 की वैल्यू दे रखी है 10⁻14 और C अल्फा 1 की वैल्यू 10⁻4। सो दिस इज 10⁻10। ये है वो बर्बाद आदमी जिसको तुम नेग्लेक्ट कर रहे थे, और तुम्हें आज हैरानी होगी कि तुमने बिल्कुल सही किया था, क्योंकि इस आदमी को किसी भी केस में 1 के रेस्पेक्ट में कुछ लिखना बेमानी ही होती। 1 में से इसको घटाना या 1 में इसको जोड़ना 1 ही आएगा, चाहे किसी कैलकुलेटर से कर लो। टेस्ट में आयनिक नहीं आएगा, टेस्ट में गैसियस स्टेट के कुछ सवाल होंगे, कुछ सवाल केमिकल इक्विलिब्रियम के होंगे, एक आध सवाल मोल कॉन्सेप्ट के भी हो सकते हैं, और बाकी के कुछ सवाल ओम सर ने दिए। ठीक है ये। अच्छा, अब वो कह रहा है भाई मुझे एक बार सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन और निकाल लो। अब जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो सल्फाइड आयन होगा C अल्फा 1 अल्फा 2 और C अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू K2 के बराबर होती है। आप K2 की वैल्यू लिख दीजिए, सीधे सीधे आंसर। अंडर रूट कहां लगाना है यार? सन त्रिपाठी, अंडर रूट कहां लगाना है बेसान? कुछ नहीं कर रहा, तुम इसको बना लो जितना मुश्किल बनाना है, बना लो, इसकी बैंड बजा दो। ये वही चैप्टर है जिसमें बच्चों की बैंड बजती, ये वही फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर 3 चैप्टर्स में आता है, वही उसी सीक्वेंस में आता है जिसमें बच्चों की बैंड बजती। पहला मोल 1 मोल 2 था इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम। इसी चीज से घबराते हैं कि यार ये चल क्या रहा है, और जो बच्चा समझता जाता है 1 सेकंड चल कुछ नहीं रहा है, बड़ी सीधी बात चल रही, सीधी बात का ये लॉजिक, इस लॉजिक का ये अजम्पशन, इस अजम्पशन का ये आंसर, जो समझता है उसके लिए आसान, और जो बवाल बचा देता है सर ये क्या बात होती है, सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। फॉर्मूला बस आप अब देख लीजिए, अब तक मुझे ऐसा लगता है जैसे एक फॉर्मूला बड़ा ज्यादा यूज हो गया कि ये अल्फा की वैल्यू K1/C अंडर रूट से और H+ की वैल्यू या pH की वैल्यू -log अंडर रूट K1C से निकाली जाती। तो कोई भी डाइप्रोटिक या पॉलीप्रोटिक एसिड हो और आपको उसकी pH निकालनी हो तो आप उसके पहले डिसोसिएशन को चुपचाप यूज कर लीजिएगा, -log अंडर रूट K1C। आप K2 K3 की ऐसी की तैसी, मुझे उससे मतलब ही नहीं, pH कैलकुलेशन। समझो बात, और ये भी मुश्किल नहीं है, आप इसको आसान करिए। भाई वही वाली बात आती है सर इस लेवल पर मेंस में तो कभी नहीं पूछा गया। हाँ नहीं पूछा गया, लेकिन क्या पूछ सकता है? आप देख लीजिए आपके सामने है, अगर आपको लगता है पूछ सकता है तो पूछ सकता है। मैं थोड़ी ना पेपर बनाऊंगा यार, मुझे क्या पता पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है, बस मुझे ये पता है कि पूछ लेगा तो
लाखों लोग बाहर आके कहेंगे साला पता नहीं कैसा पेपर बनाता, मुश्किल पेपर बना दिया। और जो पढ़ के गया तो कहेगा अरे यार अच्छा वो ये वाला सवाल डाल दिया, इतनी मेहनत की थी, अगर वो भी ना पूछता और वही लल्लू लल्लू करता रहता तो मेहनत का भी फायदा नहीं होता। उसको अच्छा लगेगा कि ठीक है यार अच्छा तो हुआ ये वाला सवाल आ गया, क्योंकि अब लाखों लोगों से वो बच्चा ऊपर निकल चुका। स्ट्रॉन्ग और वीक को पता लगाने का तरीका के की वैल्यू गिवन होगी। अगर के ए गिवन है तो वो वीक एसिड है, और अगर के ए गिवन नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे मान लीजिए आप HCl के बारे में नहीं जानते, ठीक, अब वो कह रहा है फाइंड आउट द पीएच ऑफ 10⁻⁻⁴ मोलर HCl। आपने कहा पता नहीं साला स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अल्फा वाली बात करें ना करें, कोने में जाएं ना जाएं, अरे भाई कोने में जाके करोगे क्या, जब उसने के दिया ही नहीं है तो कोने में जाके अंडर रूट k/c निकालोगे किसका। इसका मतलब अगर उसने के नहीं दे रखा है तो दैट मींस इट इज अंडरस्टूड द एसिड इज स्ट्रॉन्ग। इसी में अगर उसने कह दिया नहीं 10⁻⁴ मोलर एसिटिक एसिड की पीएच निकालो, और साथ में धीरे से के लिख दिया, तुम्हें क्या लगेगा, अरे वीक एसिड है, तो आप वीक एसिड वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। समझ में आया बात, सबको यहां तक समझ में आया, ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अब एक और केस करने जा रहे हैं। मिक्सचर ऑफ, अभी तो 2 लिख रहा हूं, फिर बाद में तुम्हें यह भी बताऊंगा कि 2 की जगह अगर 10 होंगे तो कैसे निकालेंगे। अभी सिर्फ 2 की बात समझा रहा हूं। मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स, अगर 2 वीक एसिड, जैसे तुमने कल 2 स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाए थे तो फिर हमने उसका आंसर निकाल लिया था, एक से C1 आ रहा है, एक से C2 आ रहा है। अगर दोनों एक ही डब्बे में पड़े तो C1 + C2 से आंसर निकाल लेना, और दोनों मिलाए जा रहे हैं तो नई कॉन्सेंट्रेशन निकाल कर, याद है C1 V1 + C2 V2 पता नहीं क्या करते थे, उससे नई कॉन्सेंट्रेशन निकालते थे और तब पीएच निकालते थे। लेकिन वहां पर K1 K2 का कोई लेना देना नहीं, वो दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। यहां पर वो कह रहा है कि भाई हमारे पास जो है इस बार 2 वीक एसिड्स, मैंने कहा डब्बे में डाल दो देखा जाएगा। उसने डब्बे में दोनों वीक एसिड डाल दिए, ये डब्बा ले लिया और इस डब्बे में उसने दोनों वीक एसिड डाल दिए। पहला वीक एसिड HA है और दूसरा वीक एसिड HB। अब क्या होगा सर, अगर ये पहला वीक एसिड है तो ये भी कमजोरी से टूटेगा और ये भी कमजोरी से टूटेगा। ये बनाएगा पहले A- और साथ में H+ बनेंगे, और ये बनाएगा B- और साथ में H+ बनेंगे। सर एक चीज एकदम साफ समझ में आती है, ऊपर वाले H+ और नीचे वाले H+ जितने भी निकल के आते हैं कम या ज्यादा जो भी कुछ है, अल्टीमेटली दोनों को जोड़कर आप टोटल H+ निकाल लीजिएगा और पीएच निकाल लीजिएगा। ये सीधी बात है सर, इसमें क्या सोचना है सर, ऊपर से भी H+ आ रहे हैं नीचे से भी आ रहे हैं, सब ठीक है सर, कॉमन वॉमन आए जो लगाना लगा दीजिए, मुझे उससे मतलब नहीं। फाइनली डब्बे में जो टोटल H+ है वो टोटल H+ आपको पीएच डिसाइड करके देंगे, बात खत्म। तो मैंने कहा भाई फाइनली H+ कैसे निकालेंगे आप, तो उसने कहा बड़ा आसान है। अब K2 कैसे फाइंड किए सर बता दो। अश्वनी K2 मैंने फाइंड नहीं किया बेटा, K2 वो सवाल में दे रखा है, वो तो वहां मिसिंग थी, वो मिस प्रिंट था, वहां पर वो प्रिंट नहीं हुआ था, इसलिए मैंने K2 की वैल्यू लिख दी थी। ये मैंने नहीं निकाला, सवाल में K1 K2 गिवन है, बात समझ रहे हो कि नहीं, सवाल में K1 K2 की वैल्यू गिवन है, ये तो मैंने लिख दिया, मैंने देखा कि K2 की वैल्यू यहां छपी नहीं है तो शायद छपने में गलती हो गई या पूरा क्वेश्चन छपा नहीं है। ये K2 सवाल में ऑलरेडी गिवन है 10⁻⁻40, ये मैंने नहीं निकाला, ये सवाल में आपको देगा, हम कैसे निकालेंगे K2 की वैल्यू, ठीक। तो बहरहाल तो अब वो ये कह रहा है कि भाई मिक्सचर में 2 वीक एसिड्स डाले गए, अब बताइए आंसर कैसे निकाले। तो मैंने कहा देखिए एक चीज क्लियर, वो ये है कि जो पहला वीक एसिड है वो टूटना शुरू करेगा और दूसरा वीक एसिड भी टूटना शुरू करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि क्योंकि दोनों एसिड्स कमजोर एसिड्स हैं तो दोनों लोग अपने वाले H+ को ऊपर वाले H+ को परेशान करने के लिए बोलेंगे। यानी नीचे वाला H+ ऊपर वाले H+ से कहेगा चलो वापस जाओ, और ऊपर वाला H+ नीचे वाले H+ से कहेगा चलो तुम भी वापस जाओ। लॉजिक तो यही कहता है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों कमजोर हैं। भाई इससे पहले क्या होता था कि ऊपर वाला मजबूत होता था, नीचे वाला कमजोर होता था, तो आप नीचे वाले को बर्बाद कर देते थे। इस बार आप क्या बोलेंगे, दे बोथ आर वीक एसिड्स, बोथ आर कमजोर एसिड्स, तो दोनों अपना थोड़ा बड़ा H निकालेंगे, ऊपर वाला H नीचे वाले को दबाएगा और नीचे वाला H ऊपर वाले को दबाएगा। हाँ सर इतना मुझे और समझ में आता है कि जो थोड़ा ज्यादा H+ निकालेगा वो नीचे वाले को ज्यादा दबाएगा, बस इतना ही फर्क है सर, क्योंकि डर मुझे एसिड के अमाउंट से लगता है, H+ के अमाउंट से लगता है, उसके नाम से नहीं लगता। यानी अगर ऊपर वाले H+ ज्यादा है, नीचे वाले H+ थोड़े कम है, तो ऊपर वाला नीचे वाले के ऊपर ज्यादा कॉमन आयन लगाएगा एज कंपेयर टू नीचे वाला ऊपर वाले के ऊपर। हमने कहा बात तो सही, ये तो आसान। अब उसने ये बोला कि चलिए ठीक है, ये सब कॉमन वॉमन आए सब छोड़िए, आप ये बताइए आंसर कैसे निकालेंगे, पीएच कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा देखिए एक बात समझ में आई, अगर ये HA अकेले बर्तन में पड़ा होता, अकेले, और तब आप
उससे पूछते कि तुम कितने H प्लस दे रहे हो, तो वो H प्लस ये कहता, वो HA ये कहता कि भाई जब मैं अकेले पड़ा होता हूं तो ज्यादा डिसोसिएट करता हूं एज कंपेयर टू जब मैं HB के साथ पड़ा। क्यों? क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। यानी अगर अकेले ये ना होता, अगर ये नीचे वाला ना होता तो वो मस्त टूट रहा होता, कमजोर एसिड है लेकिन फिर भी अपने हिसाब से टूट रहा होता। लेकिन जैसे इसके साथ टूटता तो ये वाला क्या कहता है, कैसे बाहर आए, चलो वापस जाओ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों एसिड्स की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो इंडिविजुअली होनी चाहिए थी अकेले अकेले पानी में, उससे तो कम ही होंगी बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। बताओ ये बात समझे कि नहीं? आकाश, डाइप्रोटिक और वीक एसिड में कोई अंतर नहीं है। डाइप्रोटिक एसिड अगर कोई वीक एसिड है तो वो 2 प्रोटॉन देता है। ये जैसे मोनोप्रोटिक ले लिया मैंने, दिस आर मोनोप्रोटिक वीक एसिड, तो ये मोनोप्रोटिक यानी एक ही H प्लस देते हैं। डाइप्रोटिक होगा तो उसी एक ही एसिड के अंदर 2 H प्लस होंगे जो वो निकाल सकता है। वो उसका पहला डिसोसिएशन होगा, फिर उसका दूसरा डिसोसिएशन होगा। यहां क्या है, ये अपना एक डिसोसिएशन कर देगा, इस एसिड का काम खत्म, फिर वो दूसरा एसिड अपना एक डिसोसिएशन कर देगा, इस एसिड का काम खत्म। समझ लो? यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इस बार 2 वीक एसिड्स है और वो 2 वीक एसिड डिसोसिएट कर रहे हैं। अब जब वो 2 वीक एसिड डिसोसिएट कर रहे हैं तो ये तो कंफर्म है कि दोनों लोग इस बात को जानते हैं कि अगर हम अकेले पड़े होते तो ज्यादा टूटते एज कंपेयर टू आज। क्यों? क्योंकि मैं टूटता हूं तो नीचे वाला रोकता है, और नीचे वाला टूटता है तो ऊपर वाला रोकता है, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगा रहे हैं, और इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से दोनों इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और जब दोनों लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों लोग जितना टूटना चाहिए था उससे कम टूट रहे हैं। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही, ये और बता दो वो कितना टूट रहा है कैसे निकालो, क्योंकि जब तक वो नहीं पता चलेगा कि ये कितना टूट रहा है तब तक ये कैसे पता चलेगा कि उनसे H प्लस कितने आ रहे हैं। तो मैंने कहा वो तो बड़ा सीधा इक्वेशंस बनानी है, अपना सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इक्वेशंस बना लेते हैं। अब आप देखिए जरा, अगर मैं HA की कॉन्सेंट्रेशन को C1 मान लूं और HB की कॉन्सेंट्रेशन को C2 मान लूं, तो अब ये आदमी टूटेगा 1 माइनस अल्फा 1। ये बढ़िया आपका तैयार होगा C1 अल्फा 1, और ये भी बढ़िया तैयार होगा आपका C1 अल्फा 1। क्या ये साइमल्टेनियस है? इज दिस साइमल्टेनियस केस? विकास, वीक एसिड में वाटर नहीं डरेगा, ये गंदा सवाल मत पूछा करो। पानी हर बार डरेगा अगर उसको ये लगेगा कि ऊपर पड़े हुए H प्लस 10⁻⁻6 से ज्यादा है। पानी को घबराहट होगी। पानी तब तक चुप रहेगा जब तक 10⁻⁻6 मोलर या उससे ज्यादा H प्लस एसिड देता, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रांग। मैंने कल भी बताया था, मुझे नाम से नहीं मुझे अमाउंट से डर लगता है। तुम इतनी बात नहीं समझ पा रहे हो सब लोग। ठीक है ये। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि भाई C1 1 माइनस अल्फा 1, ठीक, क्या ये साइमल्टेनियस का केस है? लोग लिख रहे हैं नहीं। अरे लल्लू हो क्या एकदम, कैसे नहीं है? ये H प्लस कॉमन नहीं है, ये तो साइमल्टेनियस नहीं होगा ये। सर दिस इज अ केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, एंड इट इज अ केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो जैसे ही तुमने ऊपर C1 अल्फा 1 लिखा, बिना सोचे नीचे टै 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 अपने आप C1 अल्फा 1 अपने आप चमकने लगेगा, क्योंकि ये कॉमन लोग है। H प्लस ऐसा थोड़ी ना मेरा वहां पड़ा तुम्हारा वहां पड़ा। अरे भाई H प्लस बर्तन में पड़ा, तो अगर पहले वाले ने H प्लस अल्फा 1 निकाला तो दूसरा वाला भी C1 अल्फा 1 बोल देगा। अब आते हैं सेकंड इक्विलिब्रियम। तुम लोग अभी तक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं समझ पा रहे हो, और मैंने बताया था ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहरहाल अब सेकंड वाला आदमी टूटेगा। जब सेकंड वाला टूटेगा तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2 होगी। वो फटाफट C2 अल्फा 2 इसको बना देगा, और यहां C2 अल्फा 2 और बना देगा, और जैसे ही नीचे C2 अल्फा 2 बनेगा, ऊपर फटाफट टै 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 C2 अल्फा 2 चालू। ये कहानी है आपके सामने। नाउ दिस इज साइमल्टेनियस सिस्टम। एक चीज क्लियर है कि अल्फा 1 की वैल्यू जितनी आनी चाहिए उससे कम आ रही है। जितनी आनी चाहिए मतलब अगर ये HA अकेले डिसोसिएट कर रहा होता पानी के अंदर तो ज्यादा डिसोसिएट करता, उस टाइम पर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होती एज कंपेयर टू इन प्रेजेंस ऑफ HB। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट कॉमन आयन इफेक्ट। ये नीचे वाला ऊपर वाले को रुलाता है और ऊपर वाला नीचे वाले को रुलाता है, और इस चक्कर में दोनों इक्विलिब्रियम थोड़ा थोड़ा पीछे भागते हैं, जिसकी वजह से इनका जितना डिसोसिएशन होना चाहिए था ये उतना डिसोसिएशन शो नहीं कर पाते। समझ में आया? यार बड़ा चिल्लाना पड़ता है यार। हम सोच रहे हैं आराम से बोला करें, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे सिलेबस खत्म होने से पहले हम ही खत्म हो जाए। सारे बैचेस में भौंकना पड़ता है, और सारे ही बैचेस में भौंकना पड़ता है।
हाँ, ये साइमल्टेनियस का ही केस है बेटा, है ना। तो अब साइमल्टेनियस भी नहीं पहचान पा रहे हैं आप, ये तो देख सकते हैं ना कि कोई आदमी कॉमन तो नहीं है। अगर दोनों इक्विलिब्रियम्स में कोई एक आदमी भी कॉमन है तो दैट मींस द केस ऑफ साइमल्टेनियस, इसमें क्या सोचना। तो बहरहाल ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट डिसोसिएशन चलेगा, सेकंड डिसोसिएशन चलेगा। फर्स्ट डिसोसिएशन के ऊपर भी कुछ बदतमीजी हो रही है बिकॉज ऑफ दैट कॉमन आयन इफेक्ट। सेकंड इक्विलिब्रियम भी उतना दिल से नहीं टूट पा रहा है बिकॉज ऑफ दैट कॉमन आयन इफेक्ट। तो अल्टीमेटली एक चीज तो क्लियर है कि जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो ऐसे में आप कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो ऐसे में दोनों लोग जितना टूटना चाहिए था उतना नहीं टूट पाएंगे। वो दोनों लोग कहेंगे भाई ऐसा है कि परेशानी हो रही है, लेकिन जो भी हो रही ठीक है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज अल्फा वन, तो इस बात को समझना, इस बात को जो अल्फा वन है वो अल्फा वन इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन प्रेजेंस ऑफ एच बी। आप रिपीट करिए क्योंकि बैकवर्ड क्यों जा रहा है। अरे भाई कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है ना, जब ये आदमी टूटेगा तो ये H प्लस निकालेगा, ये वाले H प्लस इसको पीछे भगाएंगे क्योंकि H प्लस ली चैटली प्रिंसिपल ना, अगर H प्लस बढ़ने लगते हैं तो H प्लस को घटाना पड़ता है। तो जैसे ही ऊपर से H प्लस निकलेंगे वो इसको नहीं निकलने देंगे, और जब ये निकलने की कोशिश करेंगे तो ये उसको नहीं निकलने देंगे। ये दोनों लोग कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इन दोनों इक्विलिब्रियम्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, और अगर ये दोनों बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो ऐसे में फिर ये तो कंफर्म हो गया कि इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितनी होनी चाहिए वो उतनी हो नहीं पाएंगी। लेकिन फिर भी कॉमन आयन इफेक्ट लगने के बाद इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मैंने अल्फा वन और अल्फा टू माना। मैं ये नहीं कहता कि ये पहले टूट रहे थे फिर ये वापस जाएंगे ना, जितना इनको जाना है वो जा रहे हैं कॉमन आयन वगैरह लगने के बाद, और उस टाइम पर मैंने इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा वन और अल्फा टू मान लिया। ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज अल्फा वन एंड व्हाट इज अल्फा टू, तो मैं बिल्कुल क्लियरली मेंशन करूंगा कि जो अल्फा वन है, जरा समझना बात को, अल्फा वन इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एच ए इन प्रेजेंस ऑफ एच बी। समझना जरा बात को, इन प्रेजेंस ऑफ एच बी, एंड अल्फा टू इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एच बी इन प्रेजेंस ऑफ एच ए। समझो बात, यानी ये सर सही है, हम समझ गए बात को कि भाई आपको जितना टूटना टाटना है वो आप टूटेंगे, और जब आप साइमल्टेनियस सिस्टम बना लेंगे, पूरा सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, उस टाइम पर जो आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी दैट इज अल्फा वन, एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेकंड एसिड इज अल्फा टू। और ये कंफर्म है सर, अगर आप अकेले होते तो ज्यादा टूटते, आप दो लोगों के साथ है तो कम टूटेंगे बिकॉज ऑफ दैट कॉमन आयन इफेक्ट। उसने कहा चलिए ठीक है, अब क्या करें, अब दो लोगों के साथ हैं तो हैं, कम टूटे चाहे ज्यादा टूटे, अब आपको आंसर तो बताना ही है। तो मैंने कहा आंसर क्या है सर, क्या जानना चाहते हैं। वो कह रहा है मुझे ये बता दो बस, पीएच क्या है। तो उसने कहा अगर आपको पीएच चाहिए तो आप H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लीजिए, और जो भी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी आप उससे पीएच कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दिखाई दे रही है, यहीं से देख लीजिए, बिल्कुल साफ दिख रहा है, ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों मतलब समझ रहे हो, ये तो कॉमन है ना। तो यानी आंसर विल बी सी अल्फा वन प्लस सी टू, सी वन अल्फा वन प्लस सी टू अल्फा टू, बस खत्म हो गया। यानी आप मुझे सर ये बताइए कि ये जो H प्लस है उसकी वैल्यू सी वन अल्फा वन प्लस सी टू अल्फा टू के बराबर है, बस बात खत्म, ये मेरा आंसर। तो मैंने क्या पूछा, C1 दे दोगे? कह रहा ले लो, C1 ले लो। मैंने कहा C2 दे दो, कह रहा C2 भी ले लो, दोनों एसिड्स की कॉन्सेंट्रेशन ले लो, मैं दे देता हूं। फिर मैंने कहा भाई इतना कुछ दे रहे हो तो अल्फा वन और अल्फा टू भी दे दो। कह रहा तुम्हें पता है ना कि अल्फा वन और अल्फा टू मैं कभी नहीं देता, मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कभी नहीं देता। तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ मुझे पता है तू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी नहीं देता, लेकिन कम से कम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यूज तो देता है ना। उन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को यूज करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मुझे निकालनी आती है, तुम सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दो, मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपने आप निकाल लूं। तो उसने कहा भाई बात तो सही है कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना अल्फा वन अल्फा टू कहां से निकालेंगे, बिना उसके तो पीएच निकल ही नहीं आएगी। तो मैंने उसको दोनों चीजें दे दी, उसको K1 K2 की वैल्यू दे दी, यानी फर्स्ट एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया और सेकंड एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया। अब मैंने दोनों एसिड्स के डिसोसिएशन कांस्टेंट्स की इक्वेशन बनाई और दो अननोन सॉल्व कर लिए, वही जैसे अब तक हमने पहले किया था वैसे ही अब भी कर लेते हैं। तो मैंने फिर से K1 का एक्सप्रेशन लिख दिया। K1 का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ऊपर वाला जो K, उस ऊपर वाले Ka वैल्यू का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, वो बनेगा दिस इनटू दिस अपॉन दिस, यानी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA की कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, इट इज C1 अल्फा वन प्लस C2 अल्फा टू इंटू C1 अल्फा वन डिवाइडेड बाय
C1 1 माइनस अल्फा 1। दूसरी इक्वेशन में K2 आ जाएगा, सेकंड इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड दैट इज अगेन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू B माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HB की कॉन्सेंट्रेशन। वैल्यूज पुट करते हैं, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय C2 1 माइनस अल्फा 2। सब कुछ बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बिल्कुल ईमानदार, कोई बेईमानी नहीं चल रही, बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहे हैं। सिर्फ इतनी बेईमानी भी क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ इतनी समझदारी दिखाई है मैंने कि आप कॉमन आयन इफेक्ट को जरूर कंसीडर करिएगा, और कॉमन आयन इफेक्ट को कंसीडर करने के बाद दोनों की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा 1 और अल्फा 2 मान लीजिएगा। बस इतनी समझदारी दिखाई। तो उसने कहा चलिए ठीक है, तो उसने कहा ठीक है चलिए आप ये देख लीजिए आपके पास क्या K1 नोन है। हमने कहा K1 तो तुमने सवाल में दे रखा है, पहला वाला K दे रखा है, इसका भी K दे रखा है। कह रहा हाँ इस एसिड का भी K दे रखा है। तो मैंने कहा दोनों K दे रखे हैं और मुझे दिखाई दे रहा है कि C1 C2 भी सवाल में दे रखे हैं, तो मुझे तो सिर्फ दो अननोन दिखाई देते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2। बस मेहनत करिए, अल्फा 1 अल्फा 2 सॉल्व कर लीजिए और अल्फा 1 अल्फा 2 को सॉल्व करके ऊपर पुट कर दीजिए, H प्लस आ जाएगा, H प्लस से पीएच आ जाएगी, आपका खेल खत्म, मस्त एकदम। लेकिन तुम जानते ही हो कि सर यहां पर फिर वही वाली बदतमीजी है, सर इतनी गंदी इक्वेशंस को सॉल्व करके अल्फा 1 अल्फा 2 निकालना, सर ये सब क्या ड्रामेबाजी है। कुछ जुगाड़ लग जाए तो बताइए, कुछ बेमानी शमानी हो जाए तो इसमें भी थोड़ी सी बेमानी तो कर ही सकते हैं। क्या क्या पहला एसिड वीक एसिड है? हाँ। क्या उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होना चाहिए? हाँ कम होना चाहिए, वीक एसिड है, ज्यादा नहीं टूटेगा। क्या उसके ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट भी लग रहा है? हाँ सर कॉमन आयन इफेक्ट भी लग रहा है। तो फिर तो बात खत्म हो गई। एक तो पहले ही कमजोर थे, ऊपर से नीचे वाला आदमी ऊपर वाले के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगा रहा है, इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले वाले की काफी कम होनी चाहिए लॉजिकली। और ऐसा हर बार होगा, मतलब तुम अब दिमाग मत लगाना कि सर ऐसा होगा नहीं होगा, ऐसा हर वीक एसिड के मिक्सचर के केस में होगा। और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि सर ये तो क्लियर हो गया कि जो मेरा ये 1 माइनस अल्फा 1 आप लिख रहे हैं, इस 1 माइनस अल्फा 1 को 1 लिखा जा सकता है, और इसी तरह से 1 माइनस अल्फा 2 को भी 1 लिखा जा सकता है। इतनी बेमानी तो मैं कर ही सकता हूं सर। अब कोई कहेगा सर इसको दोबारा बता दीजिए, चलिए दोबारा सुन लीजिए। वो ये कह रहा है कि क्या दोनों एसिड्स कमजोर हैं? हाँ कमजोर। इसका मतलब दोनों की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कम माना जाना चाहिए था? हाँ कम होना चाहिए था। लेकिन सर कॉमन आयन इफेक्ट की लगने की वजह से वो और कम हो गए, और अब वो शायद इतने कम हो चुके हैं कि आप 1 के रेस्पेक्ट में उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और जब आप उनको 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करेंगे तो अब आपका एक्सप्रेशन थोड़ा सा तो सिंपल हो जाएगा। कैसे? सर ये C1 जो है वो C1 को कैंसिल कर देगा, ये C1 जो है ये ऊपर वाले C1 को कैंसिल कर देगा, ये C2 ऊपर वाले C2 को कैंसिल कर देगा। और अब ये दोनों एक्सप्रेशंस थोड़े से तो आसान लगते हैं, थोड़े से तो सिंपल लगते हैं। मैं वो दोनों एक्सप्रेशंस तुम्हारे सामने दोबारा लिख देता हूं। हाँ अल्फा 2 भी नेग्लेक्ट होगा बेटा, साक्षी अल्फा 2 भी नेग्लेक्ट होगा। अल्फा 2 भी कमजोर है और कॉमन आयन उसके ऊपर भी लग रहा है, तो दोनों को मैंने 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दिया, और नेग्लेक्ट करके कम से कम अपनी इक्वेशन का थोड़ा सा आसान रूप मुझे दिखाई देता। अब थोड़ी सी ये हिम्मत आती है कि भाई अब शायद मैं थोड़ी कोशिश करके अल्फा 1 अल्फा 2 सॉल्व कर सकता हूं, थोड़ी सी कोशिश करके ये काम कर सकता हूं। ठीक, तो अब मैं नया स्लाइड के अंदर इसको आगे बढ़ाता हूं। यानी अब जो मेरा K1 K2 का एक्सप्रेशन है वो कैसा दिखता है? अब जो मेरा K1 K2 का एक्सप्रेशन है वो ऐसा दिखाई देता है। अब K1 की जो वैल्यू है वो मुझे लगता है, अगर मैं सही लिख रहा हूं, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 1 से, और जो K2 की वैल्यू आती है वो K2 की वैल्यू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 2 से निकाली जाती है। ये मुझे लगता है कि मेरे एक्सप्रेशन थोड़े से सिंप्लीफाई हो गए, थोड़े से सिंप्लीफाई, थोड़ी सी बेमानी करके मेरा काम चल रहा है। अच्छा अब कोई बेमानी नहीं लग सकती यार, क्योंकि जो बेमानी लगती है वो 1 के साथ कंपैरिजन में लगती है, और अब अल्फा 1 और अल्फा 2 कहीं पर भी 1 के कंपैरिजन में नहीं है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि सर अल्फा 1 तो कम है उसको हटा दो। अब ये कम क्या होता है? वहां 1 के रेस्पेक्ट में कम था ना, तो मैंने हटा दिया था। अब जो हटाना था वो हटा दिया, अब जो बचा है वो आपके सामने। तो अब तो कर सकते हैं, अब तो कर सकते हैं इनको सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे? सर आप ऐसा करिए, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो जो पहली इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये कि जो K1 K2 का रेशो होता है वो उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस के रेशो के बराबर होता है। ये पहली बात है जो तुम्हें याद रखनी। ये पहली बात हो गई। कितना अच्छा ऑब्जेक्टिव है, दो वीक एसिड दे रखे हैं, दोनों वीक एसिड्स के डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस के रेशो पूछे गए और दोनों के K वैल्यू गिवन। अरे फटाक से दोनों के K वैल्यू के एक दूसरे के सर पे मारिएगा और दोनों की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर लीजिएगा, रेशो आ गया, खत्म।
लेकिन ये वही तो बच्चा कर पाएगा जिसने तमीज से सारी बातें समझी, उसने कायदे से समझ रखा, उसने कहा भाई एक सेकंड, ये दो वीक एसिड्स का केस बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, बताइए क्या जानना चाहते हैं। कह रहा है दोनों की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रेशो बताओ। मैंने कहा गया रेशो। कह रहा है रेशो कैसी तैसी, दोनों की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू बताओ। तो वैल्यू भी निकाल लेंगे ना यार। भाई तुम बताओ इस रेशो से क्या अल्फा 2 की वैल्यू अल्फा 1 के टर्म्स में निकल आएगी? हाँ निकल आएगी। तो फिर किसी भी एक इक्वेशन में ऊपर पुट करके, चाहे K1 में चाहे K2 में, आप पूरे अल्फा 2 को अल्फा 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो फिर अल्फा 1 निकल आएगा ना यार। थोड़ा सा जरा सा टाइम लगेगा, 2 सेकंड का कैलकुलेशन होगा, लेकिन निकल आएगा। कैसे सर? ये रेशो आ गया जब, इसका मतलब अल्फा 2 की वैल्यू अल्फा 1 के टर्म्स में पता चल जाएगी। और आप ऊपर किसी भी एक्सप्रेशन में, चाहे K1 वाले में चाहे K2 वाले में, आप अल्फा 2 की जगह अल्फा 1 का एक्सप्रेशन रख दीजिएगा। कितना आएगा अल्फा 2? अल्फा 2 की वैल्यू आएगी अल्फा 1 K2 अपॉन K1, वो ऊपर पुट कर दीजिएगा अल्फा 2 की जगह। और जैसे ही आप अल्फा 2 की जगह उसको पुट करेंगे, पूरा एक्सप्रेशन अल्फा 1 के टर्म्स में आ जाएगा और अल्फा 1 फटाक से सॉल्व हो जाएगा। और मैं वो सॉल्व कर चुका हूं, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं कि उसको सॉल्व करके जो अल्फा 1 की वैल्यू निकल के आती है वो अल्फा 1 ये आता है, K1 अपॉन अंडर रूट ऑफ K1C1 प्लस K2C2। और इसी तरह से जो अल्फा 2 निकल के आता है वो आता है K2 अपॉन अंडर रूट K1C1 प्लस K2C2। ये अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू आएगी। तुम भी इतनी देर में निकाल चुके होगे, कुछ बच्चों ने निकाल भी लिया होगा कि सर वो समझ गया, हम अल्फा 2 की वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे, खटाक से इक्वेशन बनाएंगे, फटाफट अल्फा 1 बाहर आ जाएगा और वो अल्फा 1 आ जाएगा। यानी पहली बात, अल्फा 1 अल्फा 2 का रेशो K1 बाई K2 के बराबर होता है। दूसरी बात, अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू K1 अपॉन अंडर रूट K1C1 प्लस K2C2 से, और अल्फा 2 की वैल्यू K2 अपॉन अंडर रूट K1C1 प्लस K2C2 से निकाली जाती। सर ये सब छोड़िए ना, H प्लस निकालना था सर, H प्लस। तो चलिए अब H प्लस भी निकाल लेते हैं। H प्लस की वैल्यू कितनी आएगी? H प्लस की वैल्यू आई C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। अल्फा 1 निकल चुका है, दैट इज K1 अपॉन अंडर रूट K1C1 प्लस K2C2। साथ ही साथ सर अल्फा 2 भी निकल चुका है, K2 अपॉन अंडर रूट K1C1 प्लस K2C2। सर इन दोनों को अगर आप जोड़ें तो इतनी गणित तो हमें भी आती है सर, दिस इज K1C1 प्लस K2C2। खत्म। क्या K1 नोन? नोन। क्या K2 नोन? नोन। क्या C1 नोन? नोन। क्या C2 नोन? नोन। सीधे पुट कर दो, आंसर आ जाए। एंड दिस इज H प्लस। जैसे H प्लस आएंगे पीएच निकाल लेना। इसलिए तुम्हारे लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, तुम्हें डेरिवेशन इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि तुम्हें यह ना लगे कि सर ये तो किताबों में भी लिखा जाता था, हमें तब भी घबराहट होती थी, हम अब आज भी घबराते रहेंगे तो फायदा क्या होगा। अब तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं घबराने की जरूरत नहीं है, ये डिराइव हो सकते हैं, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा। और डेरिवेशन के अंदर ऐसी ऐसी बातें आती हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं, आपको बेमानी करना सीखने को मिलता है, आपको समझ लो कॉमन आइन इफेक्ट का आइडिया लगता है, आपको कुछ कुछ और थ्योरेटिकल सवालों का आइडिया लगता है कि व्हाई द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA इन दिस केस विल बी लेस देन व्हेन HA डिसोसिएट्स अकेला इन वाटर। तो आप बताएंगे कॉमन आयन की वजह से वो डिसोसिएट, समझ लो आपको काफी हद तक थ्योरेटिकली काफी आपको चीजें ज्यादा समझ में आती। हाँ रिजल्ट याद कर लेंगे एग्जाम में, एडवांस में भी काम, यही रिजल्ट ही तो काम आना है। बस अब मैं यहां पर एक बात ऐड करने वाला हूं, पहले तुम यहां तक समझ लो कि तुम्हें क्या क्या याद करना है। पहला, what is degree of dissociation का ratio, that is K1 by K2. What is the degree of dissociation? It will be K1 upon under root K1C1 plus K2C2 and K2 upon under root K1C1 plus K2C2. And what is H plus concentration? It is under root K1C1 plus K2C2. यहां तक याद कर लेते हैं। फिर क्या करें? फिर उसके बाद क्या करें? वो कह रहा है सर एक बात बताइए, जो कि होता है, जो कि एक आध जगहों पर मैंने किसी अच्छी किताब में कहीं सुना है, कहीं दिखा है मुझे किसी सवाल के तौर पे, सर ये बताइए क्या ये दोनों वीक है? हाँ ये तो दोनों वीक। तो सर अगर ये दोनों वीक हैं तो इनसे आने वाले H प्लस कोई बहुत ज्यादा तो होने की चांसेस कम है। मैंने कहा हाँ बात भी सही है और मुझे तुम्हारा लॉजिक समझ में भी आ रहा है, क्योंकि एक तो दोनों वीक है, दूसरा दोनों के ऊपर कॉमन आयन भी लग रहा है, तो इसका मतलब दोनों से आने वाले H प्लस जितने आ सकते थे उतने आ नहीं रहे होंगे। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों से आने वाले H प्लस का जो सम है दैट इज अंडर रूट K1C1 प्लस K2C2, कहीं वो पानी को ना बुलवा दे सर, कहीं पानी पिक्चर में ना आ जाए, क्योंकि ये तो दोनों कमजोर लोग हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉमन आयन भी लगा रहे हैं। तो सर ऐसा तो नहीं है कहीं पानी पिक्चर में आ जाएगा, तब तो बड़ा बवाल हो जाएगा सर, फिर तो न जाने क्या करेंगे कि ये वाले H प्लस आ रहे हैं, ये वाले H प्लस आने के बाद पानी की सुनी जाएगी, तो दिस इन प्लस x इंटू एक्स इज इक्वल टू -14। अरे सर बैंड बच जाएगी सर, कैसी बातें कर रहे हैं
अब तो मेरी बात ध्यान से सुनना जरा, कुछ बैंड नहीं बजे। दिस इज द आंसर व्हेन वाटर इज नेग्लेक्टेड। मैं बताऊंगा अभी बात, ठीक। और अगर पानी कंसीडर किया गया है, अगर पानी की बात सुननी पड़ रही है, हम बताएंगे कैसे पता चलेगा। अगर सुननी पड़ रही है देन आंसर इज K1C1 प्लस K2C2। ये तब होगा जब H2O नहीं बोलेगा, और ये तब होगा जब H2O बोलेगा। बात खत्म। उसने कहा सर ये क्या है सर, इतनी आसानी से लिख दिया है, कोई एक्स नहीं, कोई क्वाड्रेटिक, कोई पंडित नहीं, बड़े आसानी से फटाफट जुगाड़। जुगाड़ नहीं, अकल लगाई। जुगाड़ नहीं लगाया, अकल लगाई। तुम बताओ अगर पानी भी बोलेगा तो क्या होगा सर? अगर पानी भी बोलेगा तो पानी से आने वाले एक्सप्रेस भी तो काउंट करने पड़ेंगे। हाँ सही है। तो ऐसे में क्या ये नहीं सोच सकते आप कि सर पानी को तीसरा वीक एसिड बना लीजिए, पानी मेरा तीसरा वीक एसिड बन जाएगा। बात तो सही, पानी तीसरा वीक एसिड बन जाएगा। और अगर पानी तीसरा वीक एसिड बन गया तो सर तीसरे, अब तुम समझना, मैंने बोला था 2, अब तुम 3 ले लो, 4 ले लो, पानी को हटाओ। तुम 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, ठीक है, पानी की बात बाद में करते हैं, छोड़ दो पानी। अगर ये 3 वीक एसिड का केस होता, HA, HB और HC, तुम सारे आंसर खुद बता सकते हो मुझे। बताओ जरा, व्हाट इज अल्फा 1 बाय अल्फा 2? K1 by K2। व्हाट इज अल्फा 2 बाय अल्फा 3? K2 by K3। व्हाट इज अल्फा 1 बाय अल्फा 3? K1 by K3। समझ रहे हो बात को? व्हाट इज अल्फा 1? अल्फा 1 is K1 upon under root K1C1 plus K2C2 plus K3C3। What is alpha 2? Alpha 2 is K2 upon under root K1C1 plus K2C2 plus K3C3। What is alpha 3? K3 upon under root K1C1 plus K2C2 plus K3C3। What is H plus concentration? Under root K1C1 plus K2C2 plus K3C3, so on, so on, so on। समझो, यानी जब 2 का आंसर आ चुका है तो आप 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक, जितने वीक एसिड मिलाने मिला दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं सारे आंसर ओरली निकाल लूंगा। द रेशोज कैन बी कैलकुलेटेड, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस कैन बी कैलकुलेटेड, एंड द टोटल H plus कैन बी कैलकुलेटेड, एंड द टोटल H plus विल बी अंडर रूट K1C1 plus K2C2 plus K3C3, so on, so on, so on। So पानी नहीं है उसको छोड़ते हैं, अभी पानी की बात बाद में करते हैं। पहले एक बात समझ में आती है कि इन केस ऑफ वीक एसिड्स का अगर मिक्सचर है तो आप पीएच कैलकुलेट करने में या अल्फा 1 अल्फा 2 कैलकुलेट करने में आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, आप बहुत आसानी से ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अभी अलग से लिख दूंगा इस बात को, ठीक। अब आता है पानी वाली बात। सब लोग बहुत ध्यान से सोचना, बहुत ध्यान से समझना। पानी वाली जो बात है, ये बर्तन, इस बर्तन में HA था, इस बर्तन में HB था, और इस बर्तन में पानी भी था। वो कह रहा है पानी की भी सुननी है। तुम बताओ अगर तुम्हें पानी की भी सुननी है तो पानी को तीसरा वीक एसिड क्यों नहीं बना देते तुम? पानी थर्ड वीक एसिड है, ऐसी तैसी पानी की, पानी से आने वाले H+ भी कंसीडर करने ना, तो पानी को तीसरा वीक एसिड बना देते ना। और अगर पानी तीसरा वीक एसिड है तो इसका मतलब ये हुआ जो मेरे टोटल H+ बनने चाहिए वो क्या बनने चाहिए? वो बनने चाहिए अंडर रूट ऑफ K1C1 प्लस K2C2 प्लस K3C3। यही तो 3 वीक एसिड का आंसर आएगा ना, अंडर रूट K1C1 प्लस K2C2 प्लस K3C3। ये आ गया आंसर। अब वो ये कह रहा है कि यार ये बताओ ये K3C3 KW क्या हो गया भाई? ये KW कहां से आ गया? मैंने कहा पानी का K3C3 KW ही होता। कैसे? वो देखो जरा, जरा समझना। अब ये पानी नहीं है, अब ये वीक एसिड। पानी मत समझना इसको, दिस इज अ वीक एसिड। और वीक एसिड का जो के होता है, जरा समझो बात को, जो किसी भी वीक एसिड का, पानी मत देखना इसको, पानी मत समझना इसको, सिर्फ वीक एसिड समझना। वीक एसिड का जो के होता है कैसे लिखा जाता है? H+ इंटू OH-। इसी तरह से लिखा जाता है किसी भी वीक एसिड की के वैल्यू। अब बताओ जरा ऊपर वाला टर्म बताओ क्या है? सर ऊपर वाला टर्म तो KW, तो फिर व्हाट इज के इंटू पानी की कॉन्सेंट्रेशन? एंड दिस इज व्हाट सर? के इंटू सी। यानी पानी का के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज KW।
और मैं तुम्हें बताऊं, सवाल में ये तक पूछ लेता है एक आध अच्छे सवालों में कि व्हाट इज के वैल्यू ऑफ वाटर। बच्चे लिख के आते हैं के वैल्यू ऑफ वाटर इज 10⁻⁻14। नहीं, के वैल्यू ऑफ वाटर इज Kw upon concentration of water and the concentration of water is always fixed which is equal to 55.55। यानी अगर आपको पानी का Ka निकालना है, ये अलग से एक बात कर रहा हूं, इट इज Kw by 55.55। ये पानी का K वैल्यू होता। पानी का Kw तो 10⁻⁻14 होता है, लेकिन पानी का K मतलब पानी एज एन एसिड, and pani as an acid matlab this into this upon this, and this value is always fixed which is 55.5। so ultimately the K value of water is Kw by 55.55, जिसकी वैल्यू सॉल्व करके 10⁻17 के ऑर्डर की आती है, जो भी आती है, ठीक। लेकिन अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपने यहां पर पानी की जगह K3C3 लिखा, एंड पानी के लिए व्हाट इज K इंटू सी, पानी के लिए K इंटू सी की वैल्यू Kw होती है, तो पानी को तीसरा वीक एसिड मानकर आपने K3C3 की जगह Kw रख दिया, यानी यही K3C3 पानी के लिए क्या बन जाएगा, Kw बन जाएगा। यानी जिस केस में पानी की बात सुननी है वहां Kw अंदर डाल देना, और जहां पानी की नहीं सुननी उसको बाहर निकाल लेना। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि सुननी है कि नहीं सुननी? बहुत सीधा सा तरीका है। आप सबसे पहले √K1C1, अगर मान लीजिए 2 वीक एसिड है तो √K1C1 प्लस K2C2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। अगर ये वैल्यू 10⁻⁻6 से बड़ी आ रही है तो पानी की ऐसी की तैसी, और अगर यही √K1C1 प्लस K2C2 की वैल्यू 10⁻⁻6 से कम आ रही है तो आप पानी की बात सुन लीजिएगा, और पानी की सुनने का तरीका आपका आंसर K1C1 प्लस K2C2 प्लस Kw से निकाला जाए। बात खत्म। इतनी सी बात याद करनी, सब लोग समझना। यानी मैं ये बता रहा हूं मुझे पानी की अगर सुननी है तो क्यों इतना ड्रामा करूंगा, क्वाड्रेटिक पंडित, ना ना, पानी की अगर सुननी है नहीं, पानी तीसरा वीक एसिड है, और किसी भी सिस्टम में अगर 3 वीक एसिड्स पड़े हैं तो आंसर K1C1 प्लस K2C2 प्लस K3C3 से निकाला जाता है। पानी के लिए जो K3C3 होता है वो Kw होता है, तो आपने K3C3 की जगह Kw डाल दिया, यानी पानी को एक वीक एसिड कंसीडर करके आपने K3C3 की वैल्यू निकाली, एंड फॉर वाटर द K3C3 इज ऑलवेज Kw। सो अल्टीमेटली पानी की सुननी है तो Kw ठूस दो, नहीं सुननी तो बाहर निकाल लो। कैसे पता चलेगा सुननी नहीं सुननी है? तो आपने सबसे पहले √K1C1 प्लस K2C2 की वैल्यू निकाली, अगर वो -6 या उससे बड़ी आ गई ऐसी की तैसी पानी की, लेकिन अगर वो छोटी आ गई तो पानी की सुननी पड़ेगी। पंडित को नहीं बुलाना है, Kw अंदर डालना है। जैसे ही Kw अंदर डालोगे फटाक से H+ बाहर आ जाएंगे, H+ बाहर आते ही pH निकाल लेंगे। हाँ गौरव, छुट्टी कर रहे हैं बेटा। आदित्य, वाटर पे भी कॉमन आयन लगेगा, सब कुछ लगने के बाद ही ये वैल्यू आ रही, समझिए। पानी, मैंने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि पानी के ऊपर कॉमन आयन नहीं लग रहा, सब लग रहा है, लेकिन क्या यह गलत लिखा है कि कॉमन आयन लगने के बाद भी H और OH का मल्टीप्लिकेशन Kw के बराबर होता है जो 10⁻⁻14 होता है? होता है सर, ये तो होता ही है। कॉमन आयन लगने के बाद भी H और OH का गुणा हमेशा -14 होता है। तो मैंने कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि पानी पे कॉमन आयन नहीं लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, लेकिन लगने के बावजूद भी अगर पानी की सुननी पड़े तो आपको Kw अंदर रखना पड़ता है, बस इतना बड़ा। रवि, पानी हमेशा होता है, एसिड का सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन पानी के बिना कैसे बनेगा? पानी तो होगा ही, सुननी नहीं है या सुननी है वो तुम्हें डिसाइड करना। आज इसको कायदे से रिवाइज कर लेना। इस टॉपिक पर एक सवाल मैं आज करने के लिए दे देता हूं पीडीएफ के अंदर, आप उसको करने की कोशिश करिएगा। उसमें सब कुछ ऐसा ही, सब आसान है, तुम कर लोगे, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है, बस उस बात का ध्यान रखना। वो ट्रिक अभी नहीं बता रहा, वो तुम कल मैं जब क्लास में आऊंगा तब तुम्हें बता दूंगा, अगली क्लास जो भी होगी उसमें बता दूंगा, ठीक है ना? तो इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।